रही थी। आपने बारे में ऐसी कमेंट पढ़कर प्रिया अपनी रेपुटेशन के बारे में सोच सोचकर ही बेचैन हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईशानी को सबके सामने गिराने के लिए और इस घर से बाहर निकालने के लिए पता नहीं उसने क्या क्या किया था, पर अब तो सबको ये पता चल गया कि वो बस गोद ली हुई बेटी है, तो अब उसकी इमेज का क्या। वो अभी आपने मोम डैड से बात करके इस न्यूज को हटवाना चाहती थी, इसलिए वो रोते हुए अपने रूम से बाहर जाने लगी। वहीं हॉल में सभी घरवाले बैठ हुए थे। ईशानी और उसकी चारों दोस्त इस वक्त अपने रूम में थी। उन्हें इस न्यूज के बारे में पता नहीं था। वहीं बक्स सब ने इस न्यूज को देख लिया था। आरती जी थोड़ी परे थी कि इस न्यूज को देखकर प्रिया रिएक्शन क्या होगा। उन्हें पता था कि सच एक ना एक दिन तो सामने आना ही था, और वो भी इस बार ईशानी की आइडेंटिटी को पब्लिक में आने देना चाहती थी, इसलिए वो कल कुछ नहीं बोली थी। तभी प्रिया रोते हुए भागकर बाहर हॉल में। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और उसकी बाल बिखरे हुए थे। प्रिया को इस हालत में देखकर सब चौंक गए। प्रिया भागकर आकर आरती जी की गले लग गई और रोते हुए बोली, मोम डैड देखिए ना, ये न्यूज की वजह से सबको पता चल गया कि मैं आप लोगों की असली बेटी नहीं हूँ। फिर सुकेत जी की तरफ देखकर बोली, डैड प्लीज किसी से कहकर ये न्यूज हटवा दीजिए। देखिए ना कमेंट में लोग मेरे बारे बारे कैसी कैसी बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुकेत जी उसकी सिर पर आपने हाथ फेर कर बोले, पर प्रिया बेटा तुम उनकी बातें सुनकर क्यों रो रही हो। वो लोग तो ऑनलाइन कुछ भी बोल रहे हैं, पर सच तो यही है ना कि तुम अब भी हमारी ही बेटी हो। प्रिया को उस तरह रोते देख आरती जी और सुकेत जी को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। रिहान और अयान को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, पर शामी और दर्शित को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कल से पार्टी में जब से उन्होंने प्रिया की दोस्तों के मुंह से सुना था कि ये लोग किस तरह स्कूल में ईशानी बुली करते थे, तब से वो दोनों उसकी दोस्तों के साथ साथ प्रिया से भी गुस्सा थे। ईशानी को उन्होंने अपने आसपास नहीं आने दिया था, जिस वजह से शायद ईशानी ने इसके बारे में उन्हें बताया नहीं होगा कि किस तरह प्रिया की दोस्त उसे बुली करते हैं, पर प्रिया को तो इस बारे में पता था ना, फिर भी उसने किसी को भी घर में इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर प्रिया उन्हें इस बारे में बताती तो चाहे वो ईशानी को तब अपनी बहन मानते हो या नहीं, पर वो ईशानी इस तरह किसी से बुली नहीं होने देते। वहीं सुकेत जी की बात सुनकर प्रिया फिर से रोते हुए बोली, डैड मैं तो आपकी बेटी हूं ना, तो आप कैसे दूसरों को मेरे बारे में कुछ बोलने दे सकते हैं। फिर आपने भाइयों की तरफ देखकर बोली, भाई मैं तो आपकी प्रिंसेस हूं ना, तो आप इस न्यूज को सबके सामने कैसे आने दे सकते हैं, कैसे आप दूसरों को मुझे बुली करने दे सकते हो। फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मोम आप बोलिए ना डैड और भाई को कि वो इस न्यूज को सोशल मीडिया से हटा दे, मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूं ना। उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह रोते हुए देखकर आरती जी को बुरा लग रहा था। आखिरकार बचपन से प्रिया उनकी आंखों का तारा थी, और इसी वजह से ही तो जब ईशानी घर आई थी तब उन्होंने प्रिया को बुरा ना लगे इस वजह से ईशानी को कभी अपनी बेटी नहीं माना था। जब ईशानी घर छोड़कर चली गई तब उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया की फीलिंग्स ध्यान रखते रखते वो कैसे अपनी खुद की ही बेटी को खुद से दूर कर दिया। अब वो ईशानी से भी उतना ही प्यार करती है, पर वो प्रिया को भी रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो समीर की तरफ देखकर बोली, बेटा क्या ये न्यूज तुम हटवा सकते हो। ऐसे भी सबके सामने ये अनाउंसमेंट हो गई है कि ईशानी इस घर की बेटी है। अब तो सबको पता चल गया है कि प्रिया हमारी गोद ली हुई बैठ है, तो इस न्यूज को क्या फैलने से क्या फायदा। उनकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ की दिल में फिर से कड़वाहट भर गई। उन्हें लगा नहीं था कि उनकी बेटे और बहू की आंखों में अभी भी प्रिया की प्यार की पट्टी बंधी हुई होगी। अगर 4 साल पहले ये न्यूज ईशानी के बारे में फैली थी कि वो एक गोद ली हुई बेटी है, तो उनके बेटे बहू इस पर ध्यान भी नहीं देते और ना ही ईशानी की बदनामी से उन्हें कोई फर्क पड़ता था। पर अब जब बार उनकी प्यारी बेटी प्रिया की आई तो उनका दिल पिघल रहा है और वो उसके लिए न्यूज हटवाना चाहते हैं। रविकांत जी कड़वाहट से बोले, वाह बहू, अब जब प्रिया की बात आई तो तुम्हारी दिल पिघल गया, और जब ईशानी के बारे में भी इसी तरह न्यूज आई थी कि वो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, तब तो तुम लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था कि उस छोटी सी मासूम बच्चे के दिल पर क्या बीता होगा लोगों के ताने और कमेंट सुनकर। और कल तक भी जब तक अनाउंसमेंट हुई तब तक सब ईशानी को गोद ली हुई बेटी कह रहे थे। तब तुम्हारी ये ममता कहाँ थी, तुम क्यों आगे नहीं आई और ये क्यों नहीं बोली कि ईशानी तुम्हारी अपनी बेटी है। उनकी बात सुनकर आरती जी का चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई कि कैसे इसी ही न्यूज 5 साल पहले जब ईशानी के बारे में फैली थी तब उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि लोग ईशानी को कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं। वहीं हाल सुकेत जी और चारों भाइयों का भी था, उन्हें भी सारी पुरानी बातें याद आ गई थी। सुकेत जी और आरती जी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। वहीं प्रिया की तो चेहरा ही काला पड़ गया था। उसने जो अपने मोम डैड और भाइयों की दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही थी वो अब काम नहीं आ रहा था। जो गिल्ट अब उनकी चेहरे पर दिख रही थी उसे देखकर प्रिया समझ गई कि शायद उसकी रोने का कोई फार नहीं पड़ रहा है। तभी समीर अपनी मोम को देखते हुए फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, ये न्यूज आज नहीं तो कल तो आनी ही थी। जो सच है न्यूज में वही सब तो दिखा रहे हैं, तुम्हें उनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर समीर वहां से उठकर चला गया। प्रिया बस अपने भाई को जाते हुए देखती रह गई। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने डैड को देख तो सुकेत जी बोले, समीर बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हें लोगों की बातें सुनने की और उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, और तुम अभी भी इस घर की ही बेटी हो। उनकी बात सुनकर प्रिया को अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई सी महसूस हो रही थी। दर्शित भी प्रिया को बिना देखे वहां से उठकर चला गया। दादाजी और दादी माँ भी अपनी रूम की तरफ चले गए। आरती जी भी और कुछ नहीं बोल सकती थी तो वो भी चली गई। सबके जाने के बाद प्रिया भी गुस्से में अपनी पैर पटकते हुए अपनी रूम में चली गई। राजवंश हॉस्पिटल। ईशानी अपने कार से नकुल के साथ बाहर निकली। उसके साथ एक और इंसान भी था जो उसी गाड़ी से बाहर निकला। वहीं मोक्ष जो बाहर खड़ा था, जैसे ही उसने अपनी बेबी डॉल के साथ किसी लड़के को भी उसी कार से बाहर निकलते हुए देखता है तो गुस्से में उसका खून खौल जाता है। मोक्ष जल्दी से ईशानी के पास जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है। उसे इस वक्त उस इंसान से जलन हो रही थी जो ईशानी के साथ आया था। वहीं वो लड़का जो कोई और नहीं बल्कि ईशानी की ही रिसर्च टीम का डॉक्टर विजय था, जो ईशानी की ज्यादातर प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट थॉमस के साथ मिलकर काम करता था। वो तो हैरान होकर बस मोक्ष को देख रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि इस आदमी में कितना हिम्मत है जो वो इस तरह उसकी बोस के कमर पर हाथ रख के खड़ा है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं। उसने एक नजर मोक्ष को देख फिर मन ही मन सोचा, आज तो ये गया बॉस के हाथों बलि चढ़ेगा आज इसका। पर जब ईशानी ने मोक्ष को कुछ नहीं बोली और ना ही उसे खुद से दूर किया तो विजय हैरान हो गया। उसने मोक्ष और ईशानी को एक नजर देखा, फिर नकुल की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था, जैसे वो पहले से ही इन सबका आदी हो। वो तो मन ही मन बस यही सोच रहा था, उसकी ये डेविल बोस क्या इस आदमी के प्यार में पड़ गई है। उसने ध्यान से मोक्ष को देख पर उसकी मास्क की वजह से वो मोक्ष को पहचान नहीं पाया। वहीं मोक्ष भी उसे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, क्योंकि विजय भी काफी हैंडसम था। वो बिल्कुल भी किसी लड़के को अपनी बेबी डॉल के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
मोक्ष ईशानी के साथ आगे आगे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहीं विजय जो अभी भी हैरान खड़ा था और मोक्ष के घूरने से थोड़ा डर गया था, नकुल की आवाज से वो होश में आया और नकुल के साथ चलने लगा। और आगे जाते हुए मोक्ष और ईशानी को देखते हुए नकुल से बोला, नकुल सर, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? क्या बोस सच में किसी लड़क को आपने करीब आने से रही है? क्या बोस अभी रिलेशनशिप में है और इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता? उसकी बात सुनकर नकुल ने अपना सिर हिला दिया और बोला, चुपचाप चलो वरना बोस के साथ जो चल रहे हैं वो भी बॉस से ज्यादा खतरनाक है, कहीं तुम्हें तो वो सीधा नरक ना भेज दे। उसकी बात सुनकर विजय चुप हो गया और चुपचाप नकुल के साथ चलने लगा। पर फिर क्यूरियस होते हुए नकुल से धीमी आवाज में पूछा, ऐसा कौन है जो हमारी डेविल बोस से भी ज्यादा डेंजरस है? उसके सवाल सुनकर नकुल हल्का स्माइल करते हुए बोला, थोड़ी देर रुको, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है वो। नकुल की बात सुनकर विजय इरिटेट हो गया, पर गिर भी वो चुप हो गया। पर वो ये जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने उनकी देवी बॉस को पटा लिया है। सॉरी रीडर्स, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जायद लिख नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप सब मेरी से को शेयर कीजिए। CH-102 चारों भाई की उदासी कैसे मनाए, सर्जरी सक्सेसफुल। विजय को इतना एक्साइटेड देखकर नकुल को अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। पता नहीं मेरी ही जिंदगी में ऐसे नमूने क्यों भरे पड़े हैं। घर में एक जैकी कम था परेशान करने के लिए, जो अब ये विजय भी उससे जुड़ गया। जैसे ही चारों एलिवेटर के अंदर आए तो मोक्ष ने अपना मास्क निकाल दिया और ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हो। वहीं विजय तो मोक्ष का चेहरा देखकर ही हैरान था। वो आंखें फाड़े मुंह खोले हैरानी से मोक्ष को देख रहा था। वहीं ईशानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतनी ज्यादा जेलस क्यों हो रहा है। उसे हंसी भी आ रही थी, मोक्ष क्या उसे डॉक्टर विजय के साथ देखकर भी अब जल रहा है। वहीं नकुल ने अपना चेहरा घुमा लिया, उसे अपने बोस और उनकी हस्बैंड को रोमांस करते देखने की कोई इच्छा नहीं थी। वहीं विजय तो अभी भी मुंह खोले उन दोनों को देख रहा था और ये देखकर तो मोक्ष को और भी गुस्सा आने लगा था। वो घूरकर विजय को देखने लगा। मोक्ष को खुद को ऐसे घूरता हुआ पाकर विजय एक पल के लिए हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा, फिर नकुल के पास जाकर खड़ा हो गया। चारों जब ऊपर प्राइवेट फ्लोर पर पहुंचे तो मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। उन दोनों के जाने के बाद विजय ने नकुल को देखकर सवालों की झड़ी लगाने शुरू कर दिया। नकुल सर, क्या ये मोक्ष राजवंश नहीं है? ये हमारे बोस के साथ क्या कर रहा है? क्या बोस उसकी गर्लफ्रेंड है? और हम सबको इस बारे में क्यों नहीं पता? आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मोक्ष राजवंश हमारे बोस की बॉयफ्रेंड है? सच में हम सबको तो पार्टी करना चाहिए कि कोई तो अब है जो हमारी डेविल बोस को संभाल सकता है। सच में हमारी बोस और मोक्ष राजवंश की जोड़ी कमाल की है। ये जोड़ तो दुनिया की सबसे पावरफुल जोड़ी होगी। शायद अब हमें आराम से छुट्टी भी मिल सकती है। ये सब कहते वक्त विजय काफी खुश लग रहा था। वहीं उसे इतना खुश देखकर और उसकी दिमाग में क्या चल रहा है जानकर नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया। दुनिया के सारे बेवकूफ उसके ही गले पड़ने थे क्या? थोड़ी देर में सब प्राइवेट रूम के पास पहुंच गए। मोक्ष और ईशानी जैसे ही वहां पहुंचे तो रूम के बाहर ही डीन राजवर्धन और उनके साथ वरुण और उसके साथ उसके मॉम डैड खड़े थे। मोक्ष को और ईशानी को साथ आते देख सब खुश हो गए। डॉक्टर शशांक मिश्रा भी वहीं उनके पास खड़े थे। ईशानी भी वरुण के पास खड़े कपल को देखकर समझ गई कि ये वरुण की मोम डैड है, क्योंकि वरुण बिल्कुल अपने डैड की तरह दिख रहा था। ईशानी को देखकर वरुण की मोम विनीता जी खुश होकर आगे आकर ईशानी को गले लगाकर बोले, तुम ईशानी हो ना? ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो विनीता जी थोड़ा दूर होते हुए उसकी गाल पर हाथ रखकर बोले, मैंने वरुण से तुम्हारी बारे में सुना था। मैं तो कब से तुमसे मिलना चाहती थी, पर मैं आउट ऑफ सिटी थी जिस वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाए। उनकी बात सुनकर ईशानी की चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे वरुण की मोम काफी फ्रेंडली नेचर की लगी। उसने उनके पैर छू लिए। फिर वरुण की डैड सुधीर जी आगे आकर बोले, हेलो बेटा। ईशानी ने उनके भी पैर छू लिए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सुधीर जी और विनीता जी ने एक दूसरे को देखकर अप्रूवल में अपना सिर हिलाया। वहीं मोक्ष खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी विनीता जी मोक्ष को देखकर बोली, तुम मेरी बेटी को कभी परेशान मत करना वरना मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। विनीता जी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर वरुण की बर्थ के वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशन थी जिस वजह से वो आगे दूसरी बार कभी कंसीव ही नहीं कर पाए। पर उनके दिल में हमेशा एक बेटी की चाह रह गई थी और आज ईशानी को देखकर और उसे गले लगाकर उन्हें ईशानी में अपनी बेटी नजर आ रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसके प्यारे हब्बी पर सचमुच सब जुल्म करते हैं, घर में भी और बाहर भी। वहीं मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। उसके घरवाले कम थे क्या जो अब विनीता जी भी अब उसे धमकी दे रहे हैं? तभी मोक्ष आपने होंठों पर एक एरोगेंट स्माइल लाते हुए बोला, पर हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। वरुण ने आपको बताया नहीं क्या? मोक्ष की बात सुनकर विनीता जी और सुधीर जी हैरान हो गए। सिर्फ वही नहीं, विजय जो पीछे खड़ा था वो भी मोक्ष की बातें सुनकर हैरान था। क्या सच में उनकी डेविल बोस ने ऑलरेडी शादी कर लिया है? उसने नकुल की तरफ देखा जो बिल्कुल हैरान नहीं लग रहा था। वो गुस्से से नकुल की तरफ देखकर बोला, बोस ने शादी कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। एटलीस्ट आप तो हमें बता सकते थे ना, ताकि हम भी पार्टी करते। उसकी बात सुनकर नकुल गुस्से से बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना बोस तुम्हारी इस पार्टी करने की इच्छा को सपने बना देंगे। वहीं विनीता जी मोक्ष और ईशानी को देखकर हैरानी से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दोनों ने शादी कर लिया और हमें इस बारे में पता भी नहीं? क्या तुम हमें इतना पराया मानते हो मोक्ष की तुमने हमें बताया ही नहीं? फिर वरुण की तरफ देखकर गुस्से से बोली, और तुम्हें तो इस बारे में पता था ना, तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उन्हें गुस्से में देखकर वरुण उनकी हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स मॉम, इन दोनों की सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। आप यहाँ नहीं थे तो मैं आपको बता नहीं पाया, पर अब तो आपने भाभी से मिल लिए ना। वरुण की बात सुनकर विनीता जी ने नाराजगी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर सुधीर जी की तरफ देखकर बोली, आपने सुना, लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मोक्ष की शादी हो रही है। सुधीर जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए वो उन्हें समझाते हुए बोले, अरे विनीता जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है। फिर वरुण और मोक्ष को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे, जिसे दोनों समझ गए। मोक्ष विनीता जी को भी अपनी मां ही मानता था क्योंकि बचपन से विनीता जी ने उसे बहुत प्यार दिया था। मोक्ष उन्हें देखते हुए बोला, अभी तो रीति रिवाज से शादी होने वाला है। वरुण ने भी अपने मोम को समझाते हुए बोला, हाँ मोम, मोक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है, आपके बिना शादी हो सकती है क्या? उन दोनों की बात सुनकर विनीता जी का गुस्सा कम हो गया। फिर वो वरुण की तरफ देखकर बोली, मोक्ष ने तो शादी कर लिया है, तुम्हारा क्या? तुम तो अभी तक सिंगल हो। आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। आपने मोम की बात सुनकर वरुण की आंखों के सामने काव्या की चेहरा आ गया। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ वरुण के सामने आने लगा। काव्या के बारे में सोचकर ही वरुण के चेहरे पर अनायास सी एक मुस्कुराहट आ गई।
पर किसी के देखने से पहले उसने अपना सिर झटक दिया। तभी सुधीर जी बोले, ये सभी बातें बाद में भी हो सकती है। फिर ईशानी को देखकर बोले, बेटा वरुण ने हमें बताया था कि तुम आज डैड की सर्जरी करने वाली हो। बेटा क्या तुम श्योर हो कि डैड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? ईशानी ने उन्हें देखते हुए शांत आवाज में बोली, मैं 100% श्योर हूं कि वो ठीक हो जाएंगे। सर्जरी के बाद होश आने के बाद सही मेडिकेशन से वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वरुण और उसकी मॉम डैड तीनों हो गए। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखों में प्राउड लिए अपनी बेबी डॉल को देख रहा था। सच में उसकी बेबी डॉल इंस्पेक्शनल है। मेडिकल फील्ड में वो अपनी स्किल की वजह से ही गॉडेस मानी जाती है। जयदेव जी को तो सबसे बेस्ट डॉक्टर ने भी ठीक होने की चांसेस सिर्फ 40% बताया था, पर उसकी बेबी डॉल सच में वो काम कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। विनीता जी खुद से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब डॉक्टर ईशा ने बोल दिया है तो इसमें सोच जैसा क्या है। उनकी बात सुनकर सुधीर जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों तोड़ हैरान भी थे, इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े ओहदे रखती है। विनीता जी बोली, मुझे सच में अब कल्पना से जलन होने लगी है। उसे तो ईशानी जैसी टैलेंटेड बहू मिली और मुझे देखो मेरा बेटा अभी तक एक एक लड़की भी नहीं पट पाया। उनकी बात सुनकर वारा ने अपना सिर हिला दिया। सच में उसकी मोम को बस बहू चाहिए। थोड़ी देर में सर्जरी स्टार्ट हो गई। गोली हॉट के इतने पास लगी थी कि उसे निकालना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से पहले सारे डॉक्टर ने हार मान लिया था। ईशानी को विजय और डॉक्टर शशांक असिस्ट कर रहे थे। ईशानी की मेडिकल स्किल एडमिरेशन के काबिल थी। वो बहुत शांत और कंपोज थी। वहीं वह अब तक नरेंद्र जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और तेजस भी आ गए थे। सब ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर ईशा पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जयदेव जी को ठीक कर देंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया राहुल को बार बार कॉल कर रही थी, पर राहुल जब बुझकर उसकी कॉल को अवॉइड कर रहा था। प्रिया ने गुस्से से अपना फोन सोफे पर पटक दिया। उसके हाथ से एक एक करके सारे मोहरे जा रहे थे और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। गुस्से में आपने बाल नोचने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही थी। पहले जब भी वो राहुल को कॉल करती थी तब राहुल तुरंत उसकी फोन को उठा लेता था, पर अब जब से उसे पता चला था कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है, तब से राहुल उसकी फोन नहीं उठा रहा था। वहीं समीर और दर्शित आपने रूम में बैठे थे और कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रेहान और अयान रूम में आ गए और सोफे पर बैठ गए। उन दोनों को देखकर समीर ने आपने आईब्रोज उचका लिए। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? समीर ने आपने भौहें उचकाते हुए पूछा। तो अयान उदासी से बोला, भाई आपने देखा नहीं कि कैसे कल पार्टी में वो सब ईशानी की भाई बोल रहे थे? ईशानी भी उनसे हंस हंस कर बात कर रही थी, जबकि हमें तो वो एक नजर देखते भी नहीं है। वो हमारी खुद की बहन है। माना हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो हमसे नाराज और गुस्सा है, पर उसकी ऐसे अजनबियों की तरह बर्ताव से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर रेहान ने भी अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ भाई, जब से ईशानी आई है तब से वो हम में से किसी को भी भाई नहीं बोला है। क्या वो हम सबसे इतना ज्यादा नाराज हो गई है कि वो कभी हम माफ नहीं करेगी? उन दोनों की बात सुनकर समीर और दर्शित दोनों खामोश हो गए। वो क्या कहे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो खुद भी नहीं पता था कि ईशानी उन्हें माफ करेगी भी कि नहीं। चारों को पहली वाली ईशानी चाहिए थी जो भाई भाई बोलकर उनके पीछे भागती थी, पर अब तो ईशानी इतनी बदल गई थी कि उन्हें देखना भी वो पसंद नहीं करती थी। दर्शित उन दोनों को देखते हुए बोला, पर हम सब तो उसकी गुस्से और नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हमें उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि ऐसे बिना कोशिश किए हार मान जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर समीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो रेहान बोला, पर हमें तो उसकी पसंद नापसंद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो हम उसे कैसे मनाएंगे? हम पता कर लेंगे, ऐसे भी हमें कोशिश तो करनी ही होगी, समीर ने थोड़ा उदासी भरी भाव से कहा। वहीं हॉस्पिटल में अब तक सर्जरी खत्म हो गई थी। ईशानी के साथ साथ डॉक्टर शशांक और विजय बाहर आए। डॉक्टर शशांक तो बहुत खुशी और एडमिरेशन के साथ ईशानी देख रहे थे। सच में जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टर ईशा कर सकती है, और ये बात उन्होंने 3 बार देख लिया है। वहीं ईशानी को बहुत आते देख सब खड़े हो गए। नरेंद्र जी ईशानी के पास आकर बोले, अब जयदेव कैसा है बेटा? बाकी सब भी उनके पास आ गए। विनीता जी और सुधीर जी भी जानना चाहते थे कि सर्जरी सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर शशांक खुद से बोले, सर्जरी सक्सेसफुल रही। जयदेव जी अब बिल्कुल ठीक है। सच में डॉक्टर ईशा की मेडिकल स्किल अमेजिंग है। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी विजय बोला, ये तो सक्सेसफुल होना ही था। आज तक जितने भी केस बॉस ने हैंडल किया है सब सक्सेसफुल ही रही है। विजय की बात सुनकर सब खुश और एडमिरिंग नजरों से ईशानी को देख रहे थे। वहीं मोक्ष आगे आकर बोला, बस बातें बाद में करना, अभी उसे चेंज करने दीजिए। ये कहकर मोक्ष ईशानी को लेकर वहां से चला गया। वहीं बाकी सब बस उन्हें देखते रह गए। सच में ये मोक्ष एक नंबर जलकुका है, तेजस ने मन ही मन सोचा। वहीं मोक्ष जनता था, इतनी देर तक सर्जरी करने के बाद उसकी बेबी डॉल काफी थक गई होगी। उसकी वो उसे एक प्राइवेट रूम में के गया। थैंक यू रीडर्स आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मुझे कल आप सबकी कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू कि आप मेरी स्टोरी को शेयर करते हैं। मोक्ष ईशानी की। ईशानी मोक्ष के सामने खड़ी थी। मोक्ष ईशानी को प्यार से देखते हुए उसकी मास्क और ग्लव्स उतार रहा था। मोक्ष ईशानी को लेकर सोफे पर बैठ गया। मोक्ष का हाथ ईशानी की कमर पर चल रहा था। ईशानी चुपचाप मोक्ष की गोद में किसी छोटे से खरगोश की बच्चे की तरह बैठी थी। उसे देखकर इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि वो माफिया क्वीन है। इस वक्त तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। ऐसे भी चाहे वो कितने भी मैच्योर क्यों ना होती, तो वो मोक्ष से बहुत छोटी। कल ही तो वो 22 साल की हुई थी। इस वक्त मोक्ष को ईशानी पर बहुत प्यार आ रहा था। मोक्ष जब खुद को रोक नहीं पाया तो वो नीचे झुककर ईशानी की होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। मोक्ष का हाथ ईशानी के टॉप के अंदर थे। वो धीरे धीरे उसकी कमर और पेट को सहला रहा था। वहीं ईशानी भी मोक्ष की छुअन से धीरे धीरे पिघल रही थी। मोक्ष ईशानी की पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। 15 मिनट की किस के बाद ईशानी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मोक्ष ने ना चाहते हुए भी ईशानी की होंठों से दूर हो गया और ईशानी को लंबी लंबी सांस लेते हुए देखने लगा। उसकी नजर ईशानी की गर्दन और कलर बोन पर ठहर गई। फिर उसकी नजर ईशानी डेलिकेट उभारों पर गई, जो जोर जोर से सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। ईशानी को देखकर मोक्ष का गला सूखने लगा। उसने अपने होंठ को ईशानी की डेलिकेट और संगमरमर जैसी खूबसूरत गर्दन पर रख दिया और हंगरली उसकी गर्दन और कलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस पैशनेट किस और बाइट की वजह से और भी जोर से सांस लेने लगी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। मोक्ष को अपने अंदर की गर्मी बढ़ती हुई सी महसूस हो रही थी। मोक्ष का धीरे धीरे ईशानी की बेली से ऊपर जाने लगे।
मोक्ष के हाथ जैसे ही ईशानी डेलिकेट उभारों पर गए, ईशानी को अपने अंदर जलचल महसूस होने लगी। मोक्ष ईशानी की उभारों को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। उसे ईशानी की सॉफ्ट उभारों को छूने से अपने अंदर की गर्मी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मोक्ष ने जल्दी में ईशानी की टॉप को उतार दिया और इनबिया की ऊपर से ईशानी की डेलिकेट ब्रेस्ट को प्रेस और किस करने लगा। ईशानी मोक्ष की इस सडन मूव से हैरान थी। उसकी हाथ धीरे धीरे मोक्ष की बाल पर चलने लगे। मोक्ष ने धीरे से ईशानी की इनबिया को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया और ईशानी की उभारों को देखने लगा जो उसकी प्रेस और किस करने की वजह से थोड़े लाल हो गए थे। उसे खुद को इस तरह देखता पाकर पता नहीं क्यों पर ईशानी बहुत शर्मा रही थी। भले ही वो पहले भी मोक्ष के सामने वो इस तरह थी, पर मोक्ष का खुद को इस तरह देखने से हर बार वो शर्म से लाल हो जाती थी। ईशानी को शर्माते देख मोक्ष ने ईशानी की उभार पर अपने हाथ रख दिए और उसकी उभार को प्रेस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इसमें शर्माने की क्या बात है बेबी डॉल, ये सब कुछ तो मेरा है। अब तो तुम मेरी वाइफ हो और ये सारी हक मेरा हो चुका है। तुम्हें इस तरह देखने का और तुम्हें फील करने का सारा हक सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने अपने होंठ को ईशानी उभार पर रख दिया और उसे किस करने लगा। वहीं मोक्ष का उसकी आंखों में देखकर ये सब बोलना ईशानी को और भी शर्माने पर मजबूर कर रही थी। मोक्ष ईशानी की एक उभार को अपने मुंह में भर के सक करते हुए अभी भी ईशानी की आंखों में देख रहा था और उसकी दूसरी हाथ ईशानी की दूसरे उभारों पर चल रहा था। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे और ये भी भूल गए थे कि वो दोनों इस वक्त कहां पर है। दोनों एक दूसरे में खोए थे कि तभी डोर नॉक होने की आवाज आई। मोक्ष ने उसे इग्नोर कर दिया, पर जब दूसरी बार आवाज आई तो ना चाहते हुए भी मोक्ष ईशानी से अलग हुआ। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि बाहर खड़े इंसान को जान से मार दे। हर बार ऐसे ही कोई ना कोई उन दोनों की रोमांस को डिस्टर्ब कर ही देता था। वहीं मोक्ष की गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी। मोक्ष ने ईशानी को उसकी कपड़े पहनाए और उसकी बाल को ठीक करके सख्त आवाज में बोला, कम इन। मोक्ष की इतनी रूड टोन सुनकर बाहर खड़ा डॉक्टर डर गया। फिर आपने डर को छुपाते हुए डोर को थोड़ा सा ओपन करके मोक्ष और ईशानी को बिना देखे बोल, सर मैम आपको मिस्टर राजवंश बुला रहे हैं और डॉक्टर ईशा को भी। इतना कहकर वो चुप हो गया और अपना सिर झुकाकर वजह से चला गया। उसे यहाँ रहकर सफोकेशन फील हो रहा था। वहीं उस डॉक्टर के जाने बाद मोक्ष ने ईशानी के बाल ऐसी से ठीक किया। फिर दोनों बाहर चले गए। जयदेव जी को उनके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सब उनके रूम के बाहर खाते थे। सर्जरी सक्सेसफुल होने की वजह से सब खुश नजर आ रहे थे। जैसे मोक्ष और ईशानी वहां पहुंचे सब मोक्ष को ऐसे घूर घूर कर देखने लगे जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। कल्पना जी उसे देखकर गुस्से से बोली, तुम मेरी बहू को यहाँ से क्यों ले गए थे? मुझे उससे बात करनी थी। वहीं अखिलेश जी भी उसे देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम नालायक लड़का, उस बच्चे ने अभी अभी इतने घंटे तक ऑपरेशन किया है, थक गई होगी, उसे भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाने की जगह तुम घूम रहे हो। आपने डैड और मोम की बात सुनकर मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसके मोम डैड ऐसे ही है। उसने उन्हें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो लोग इनविजिबल हो। वहीं मोक्ष को खुद को इस तरह इग्नोर करते हुए देखकर कल्पना जी गुस्सा हो गई। छोड़ो मेरी बहू को, ये कहकर कल्पना जी ने ईशानी को खुद के करीब खींच लिया तो मोक्ष ने जो ईशानी का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। मोक्ष तो हैरानी से बस अपनी मोम को देखता रह गया। वहीं तेजस मोक्ष की इस हालत को देखकर हंस रहा था, पर मन ही मन वहीं वरी और ईशानी को भी मौके की इस रिएक्शन और हालत को देखकर थोड़ी हंसी आ रही थी और मजा भी आ रहा था। तेजस मोक्ष के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी को खाना देने की जगह तू तो खुद ही उन्हें खाने। इतना कहकर वो रुक गया क्योंकि मोक्ष उसकी पहली ली सुनकर ही उसे गुस्से से घूर कर देखने लगा था। उसे खुद को इस तरह घूरता पाकर तेजस झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इतना कहकर वो मोक्ष से दूर होकर फिर से जाकर वरुण के पास खड़ा हो गया। कल्पना जी ईशानी को अपने साथ लेकर जाने लगी। ये देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया कि उसकी मोम उसकी बेबी डॉल को लेकर कहां जा रही है। अखिलेश जी मोक्ष को कंफ्यूज देखकर बोले, हम ईशानी को घर ले जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आ जाना। इतना कहकर अखिलेश जी भी कल्पना जी और ईशानी के पीछे चले गए। वरुण मोक्ष को देखकर बोला, चलो मोक्ष, दादाजी ऑलरेडी घर चले गए हैं और मोम डैड भी राजवंश विला चले गए हैं, हम भी चलते हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर तीनों बाहर की तरफ चले गए। वहीं उनके जाने के बाद विजय डॉक्टर शशांक के साथ बात करके नकुल के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ गैंग की बेस पर डैनियल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी हर तैयारी और हर डील फाइनल होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अभी तक उसकी 2 कंसेंटमेंट फेल हो चुके थे। वो चाहकर भी मल इंडिया से बाहर नहीं भेज पा रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर राजन थोड़ा डर गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था उनकी हर डील के बारे में किंग को और क्वीन को कैसे पहले ही पता चल जाता है। मुझे क्वीन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे क्वीन चाहिए। अगर एक बार क्वीन मेरी हो गई तो ये पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में होगी, तब मैं उस किंग को मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स और भी डर गए क्यों अभी तक जितने भी लोग क्वीन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया था वो सब गायब हो चुके थे। वहीं राजन को तो अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। सच में उसके बॉस क्वीन के पिक पागल हो चुके थे जिसके पास पहुंचना उनके बस की बात नहीं। उस क्वीन को भला कैसे वो अपनी कैद में रख सकते हैं? क्वीन के आगे पीछे जितने लोग हैं उस हिसाब से उसे देखना भी मुश्किल था और उसका बॉस यहाँ क्वीन को पाने के लिए पागल हुआ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ माथुर विला में अमित गुस्से में अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था क्योंकि अभी तक उसे कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा था कि कौन है वो जिसने उसके डैड को मारा है। वहीं असिस्टेंट अपना सिर झुका के खड़ा था क्योंकि वो चाहकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था। तभी गजेंद्र जी उसे शांत कराते हुए बोले, अभी शांत हो जाओ, हमें ये तो पता है कि इन सब में जरूर सहगल फैमिली का ही हाथ है। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालो, नहीं तो ऐसी मोहरा बनाओ जिससे हमें फायदा मिल सके। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित चुप हो गया और आपने दादाजी की तरफ देखकर कंफ्यूजन से बोला, आप कौन सी मोहरे की बात कर रहे हैं दादाजी? वहीं उसकी चुप होने से असिस्टेंट ने एक राहत की सांस ली। सच में अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कब से ये जॉब छोड़ चुका होता। वहीं अमित की बात सुनकर गजेंद्र जी अपने होंठों पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोले, उनकी कमजोरी उनकी बेटी। सुना है वो अपनी बेटी अनुजा सहगल से काफी प्यार करते हैं, वो हमारे लिए एक इजी टारगेट हो सकता है। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित को भी समझ आ गया और उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। वहीं उनसे थोड़ी दूर पर बैठे अमित, मॉम रीता जी और उनकी बेट स्वाति जो ये सब बातें सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी स्वाति को कुछ याद आया तो वो अपने दादाजी और भाई की तरफ देखकर बोली, दादाजी भाई कल मेरी दोस्त मेहरा फैमिली की बेटी की बर्थडे पार्टी में गए थे और एक इंटरेस्टिंग बात उसने मुझे बताई कि उस पार्टी में सहगल फैमिली की सारे लोग भी गए थे और सहगल फैमिली मेहरा फैमिली की असली बेटी ईशानी को अपनी बेटी मानते हैं। देखा जाए तो ईशानी मेहरा को वो खुद की बेटी की तरह ही प्यार करते हैं।
उसकी बात सुनकर अमित कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मैंने भी सुना था कि उनकी एक और बेटी है जो बहुत पावरफुल है और हमेशा सहगल फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, कहीं वो यही ईशानी मेहरा तो नहीं। उसकी बात सुनकर गजेंद्र जी बोले, हो भी सकता है, अगर ऐसा है तो हमें उस लड़के को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज तक हमारे हर अटैक फेल हुआ है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई अनजान फोर्स की सीक्रेट लोग आकर उन्हें बचा लेते थे। अब मुझे लग रहा है वो ये लड़की हो सकती है। आपने दादाजी की बात सुनकर अमित आपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन निकालो इस लड़की की। जी सर, इतना कहकर अपना सिर झुकते हुए असिस्टेंट वहां से बाहर की तरफ चला गया। वहीं शाम का वक्त मोक्ष के कार में मोक्ष ईशानी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मॉक ईशानी को मेहरा मेंशन छोड़ने के लिए जा रहा था। मोक्ष ईशानी की बाल को सहलाते हुए उसकी ड्रेस जो उसने उतार दिया था उसे पहनाते हुए बोला, तुम अगले महीने से मेरे साथ विला में रहने वाली हो, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर ईशानी ने मोक्ष की गाल को सहलाते हुए उसकी माथे को चूमते हुए बोली, ठीक है। ईशानी को आपने बात मानते हुए देखकर मोक्ष खुश हो गया और ईशानी की होंठों चूम लिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार मेहरा मेंशन के सामने आकर रुकी। मोक्ष ने ईशानी की होंठों पर एक पैक दिया। ईशानी कार से नीचे उतर गई। उसे आपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसकी होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो प्रिया की जलन और गुस्से भर नजर को खुद पर महसूस कर पा रही थी। तभी वो विंडो पर झुकी और मोक्ष की होंठों पर किस कर लिया। वहीं मोक्ष का तो ईशानी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वहीं उनके इस प्यार भरे पल को देखकर प्रिया गुस्से से जल भून रही थी। वो बालकनी में खड़े होकर दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशानी को मोक्ष से दूर करके खुद उसकी जगह ले ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी की किस्मत इतनी एक क्यों है जो मोक्ष उसे मिल गया। CH-104 मोक्ष ने की प्रिया की बेइज्जती, दर्शित की वार्निंग प्रिया को। प्रिया उन्हें देखते हुए गुस्से और जलन से भर गई थी। वो गुस्से से रूम में चली गई। आज उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। वो नीचे चली गई। नीचे इस वक्त हॉल में सब बैठे हुए थे। सुकेत जी और समीर दादाजी के साथ बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आरती जी बैठकर मैगजीन देख रही थी। प्रिया आकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। आरती जी प्रिया की तरफ देखने लगी जो बहुत दुखी लग रही थी। रिहान और अयान ने भी प्रिया को देखा, उन्हें भी प्रिया थोड़ी दुखी लग रही थी। उन्हें लगा आज की न्यूज की वजह से प्रिया इतनी दुखी है, पर उन्हें क्या पता कि प्रिया तो ईशानी और मोक्ष को साथ में देख गुस्से और जलन के मारे दुखी है। तभी उसे एक आइडिया आया और वो वहां से उठकर बाहर की तरफ चली गई। आरती जी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि रिहान ने उन्हें रोक दिया। रुकिए मोम, हम प्रिया से बाद में बात कर लेंगे, अभी उसे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो। रिहान की बात सुनकर आरती जी रुक गई, पर अगर वो बाहर जाती तो जान जाती कि प्रिया क्यों बाहर जा रही है। वहीं प्रिया बाहर गार्डन में से ईशानी और मोक्ष को देख रही थी। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था क्योंकि आसपास बॉडीगार्ड्स थे, पर उसे इतना तो दिख रहा था कि मोक्ष ईशानी को हक किए हुए खड़ा है और ये देखकर उसे जलन हो रही थी। वो उनके पास जाना तो चाहती थी, पर उसे कल रात पार्टी में हुई बात याद थी कि कैसे उसके पास आने की वजह से मोक्ष ने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दिया था। वो अभी फिर से सभी के सामने, खास करके ईशानी के सामने, तो खुद की इंसल्ट होने नहीं दे सकती थी। जैसे ही ईशानी मोक्ष को बाय बोलकर अंदर जाने लगी, प्रिया को एक मौका दिखा कि कैसे भी करके वो मोक्ष के करीब जा पाए। वहीं मोक्ष की नजर तो सिर्फ अपनी जान पर थी। जब तक ईशानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो ऐसे ही उसे देख रहा था। जैसे ही ईशानी अंदर चली गई, वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी कानों में एक आवाज आई जो प्रिया की थी। प्रिया थोड़ी दूर पर खड़ी शर्माते हुए मोक्ष को देख रही थी। वो मोक्ष के पास जाना तो चाहती थी, पर मोक्ष के गार्ड उसके सामने खड़े थे, पर वो मोक्ष को देख पा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी आवाज सुनकर मोक्ष रुक गया है, तो वो दिल ही दिल में खुश हो गई। उसे लगा ईशानी यहाँ नहीं और ना ही ज्यादा लोग हैं, तो मोक्ष उसे जरूर नोटिस करेगा। वो अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए बोली, मोक्ष जी आप यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर चलिए, बाहर से ही वापस क्यों जा रहे हैं। इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी। वहीं मोक्ष को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुड़कर गुस्से से बोला, मिस मेहरा, पिछली बार भी मैंने वार्न किया था, मेरे आसपास मुझे कचरा और गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और इट्स मिस्टर राजवंश फॉर यू, समझ गए। इतना कहकर वो आलने गार्ड्स को कुछ इशारा करके कार में बैठ गया। वहीं प्रिया जो अभी मन ही मन खुश हो रही थी, पर मोक्ष की बात सुनने के बाद उसकी मुंह काला पड़ गया। तभी एक गार्ड्स प्रिया को उसकी बालों से पकड़कर कार के पास से दूर कर दिया। खुद के बाल को ऐसे गार्ड से खींचे जाने की वजह से प्रिया की सिर में बहुत दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। जोर से धक्का लगने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गई, पर किसी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोक्ष के गार्ड्स भी प्रिया को घिन भरी नजरों से देख रहे थे जैसे प्रिया कोई कचरा हो। वहीं उनकी नजरों में खुद के घिन देखकर प्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। बेइज्जती और गुस्से की वजह से प्रिया को बहुत बुरा रहा था। क्या अब ये छोटे मोटे गार्ड्स भी उसे ऐसे देखने की हिम्मत कर रहे हैं? उसे इन सब की वजह भी सिर्फ और सिर्फ ईशानी लग रही थी। अगर ईशानी नहीं होती तो आज भी वो मेहरा खानदान की इकलौती प्रिंसेस होती। किसी को भी कभी पता नहीं चलता कि वो इस खानदान की गोद ली हुई बेटी है। उसे ऐसा लग रहा था जरूर वो एक गोद ली हुई बेटी है, इसी वजह से सब उसे ऐसे देख रहे हैं। पर उसे नहीं पता था अगर वो इस खानदान की असली बेटी भी होती तो भी मोक्ष उसे कभी देखना भी पसंद नहीं करता। मोक्ष की बैठने के बाद गार्ड्स भी वहां से चले गए। मोक्ष की कार वहां से चली गई। वहीं प्रिया अभी भी अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष की जाते हुए कार को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष को वो पसंद क्यों नहीं आ रही है। क्यों मोक्ष को ईशानी जैसी कोल्ड और एरोगेंट लड़की पसंद है? क्या मोक्ष को उसकी इनोसेंस और नेचर पर प्यार नहीं आना चाहिए? पहले भी तो उसने ऐसे ही ट्रिक से राहुल को अपना बना लिया था, तो मोक्ष क्यों नहीं वो कैसे भी करके मोक्ष को ईशानी से छीन लेना चाहती थी। वहीं उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कितने लोग इस वक्त उसे ऐसे गिरे हुए देख रहे हैं। दर्शित की हाथों की मुठियां कसी हुई थी। दरअसल दर्शित बाहर कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर प्रिया पर गई जो ईशानी के अंदर जाने के बाद मोक्ष के पास जा रही थी। वो प्रिया को रोकने जाने वाला था, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो देखना चाहता था कि प्रिया आगे क्या करती है, और आगे जो भी हुआ उसे देखकर दर्शित थोड़ा शॉक था। उसे समझ आ रहा था कि प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही है, और ये बात दर्शित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ईशानी के जाने के बाद प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश करे। जब ईशानी यहाँ थी तब प्रिया मोक्ष को अंदर बुला सकती थी, बार फिर भी वो ईशानी के जाने के बाद मोक्ष के पास गई। इस वजह से दर्शित को प्रिया की इंटेंशन साफ हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था प्रिया मोक्ष से बात करने की कोशिश ही क्यों कर रही थी, जबकि मोक्ष ने कल भी उससे इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया था। उसकी नजरों में प्रिया हमेशा से एक इनोसेंट और काइंड लड़की थी, तो प्रिया ऐसे मैनिपुलेटिव कब से हो गई? दर्शित प्रिया के पास चला गया। वहीं आपने सामने आपने दर्शित भाई को देखकर प्रिया हड़बड़ा गई और उठने की कोशिश करने लगी।
उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके भाई ने उसे मोक्ष से बात करने की कोशिश करते हुए देख ना लिया हो। फिर भी वो इनोसेंट बच्ची की तरह अपने हाथ दर्शित की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई मुझे उठने में मदद कीजिए ना। दर्शित ने बिना किसी इमोशन के उसे देखा और आपने एक हाथ से प्रिया की एक हाथ को पकड़ के ऊपर उठा दिया और प्रिया को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए बोला, मोक्ष ने कल ही तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि उससे दूर रहो। आपने भाई की मुंह से ये बात सुनकर प्रिया एक पल के लिए सकपका गई। उसे समझ आ गया था कि शायद उसके दर्शित भाई ने मोक्ष के साथ जो वो बात करने की कोशिश कर रही थी उसे देख लिया है। वो एक फीकी स्माइल करते हुए बोली, भाई मैं तो बस उन्हें अंदर बुला रही थी, क्या आप भी मुझे सबकी तरह गलत समझ रहे हैं? इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। कोई देख लेता अभी तो यही सोचता जैसे दर्शित प्रिया पर गलत इल्जाम लगा रहा है, जिस वजह से प्रिया रो रही है। वहीं प्रिया की आंसुओं से दर्शित को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने क्लियरली प्रिया को मोक्ष के करीब जाने की कोशिश करते हुए देखा था। वो अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए प्रिया को देखते हुए बोला, तुम मोक्ष राजवंश के करीब जाने की कोशिश नहीं करो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कभी भी मोक्ष के लिए आपने दिल में कोई भी फीलिंग्स मत लाना, क्योंकि वो ईशानी की होने वाला पति है। इतना कहकर वो एक बार प्रिया को देखा फिर मुड़कर वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देख और उसकी बातें सुन प्रिया के दिल में एक चुभन हुई। वो दर्शित की पीठ को देखते हुए बोली, भाई क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईशानी आपकी खुद की बहन है और मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ? क्या अब आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या आप सिर्फ आप अपनी बहन ईशानी से प्यार करते हो? अगर मेरी जगह ईशानी होती तो क्या आप ईशानी से भी यही बोलते? मैं तो सिर्फ उन्हें अच्छे इंटेंशन के साथ अंदर आने के लिए बोल रही थी। ये बोलते हुए प्रिया रोने का नाटक कर रही थी ताकि उसका भाई इस बारे में भूल जाए। वहीं प्रिया की बात सुनकर दर्शित के जाते हुए कदम रुक गए। वो प्रिया की तरफ पलटकर थोड़े गुस्से और डिसपॉइंट वाले भाव के साथ बोला, पहली बात ईशानी कभी ऐसा नहीं करती, मैं इतना तो उसे जानता हूँ। और तुम खुद को ईशानी के साथ हमेशा कंपेयर क्यों करती हो? तुम्हें उसके हिस्से का प्यार इतने सालों तक मिला, जब वो घर आए तब भी सबने उसे छोड़कर तुम्हें ही प्यार दिया, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बोला। अगर असल में देख जाए तो राहुल की असली मंगेतर तुम नहीं बल्कि ईशानी थी, पर तुम्हारी खुशी के लिए सब राहुल और तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए। तब क्या किसी ने सोचा था ईशानी की फीलिंग्स के बारे में? और हाँ, उसके आने के बाद भी उससे ज्यादा प्यार सबने तुम्हें दिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, जबकि तुम जो लाइफ जी रही थी, जो प्यार उसका था, वो सब कुछ तुम्हें मिल रहा था। अगर ईशानी की जगह तुम होती तो क्या तुम उस दूसरी लड़की को अपने घर में रहने देती जो इतने सालों तुम्हारी लाइफ को किया हो और तुम्हारे रिश्ते भी उसे मिला हो? पर ईशानी ने कुछ नहीं बोला। उसने तुम्हारी यहाँ रहने पर भी एक बार भी एतराज नहीं हुई, और तुम कह रहे हो मैं ईशानी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। फिर मजाक भरी हंसी हंसते हुए बोला, अगर मैं पहले तुम्हारी बदले अपनी बहन ईशानी को ज्यादा प्यार दिया होता तो आज वो कम से कम मुझसे अनजान की तरह बर्ताव तो नहीं करती। आज वो हमारे साथ खुश तो होती, कम से कम वो हम सबको अपना परिवार तो मानती। इतना कहकर दर्शित प्रिया को गुस्से से देख और बोला, आगे से कभी भी खुद को मेरी बहन ईशानी के साथ कंपेयर मत करना। इतना कहकर दर्शित वहां से मुड़कर चला गया। वहीं प्रिया तो जैसे आपने जगह जम सी गई थी। दर्शित की कही गई हर बात प्रिया के दिल में खंजर की तरह बार कर रही थी। उसे दर्शित की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, पर वो इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कभी ये नहीं मान सकती थी कि ईशानी उससे बेहतर है। वहीं ईशानी, काव्या, अनुजा, रितिका और नंदिनी पांचों बालकनी से ये सब देख रहे थे। अनुजा हंसते हुए बोली, अरे वाह, क्या बेइज्जती किया है जीजू ने इस छिपकली की, मेरी तो दिल ही खुश हो गया। हाँ यार, मुझे तो सुनना था कि जीजू ने क्या बोला, पर अफसोस सुन नहीं पाए। पर जो भी कहो, जीजू ने उस मेकअप से पुती हुई दुकान को अच्छा सबक सिखाया है। रितिका ने भी अनुजा की साथ देते हुए बोली। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। CH-105 ईशानी की सोच, नंदिनी की ब्लश करना। अनुजा और रितिका की बात सुनकर काव्या और नंदिनी भी हंसने लगी। हाँ, जो भी कहो, सच में जीजू तो मेरी आइडल है। अब तो मुझे भी जीजू के जैसा ही अपने लिए लड़का चाहिए, नंदिनी ने हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रितिका टेडी स्माइल करते हुए बोली, ऐसे मैंने कल नोटिस किया था मिस्टर तेजस सबरवाल, तुम्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। मुझे तो लग रहा है उनका दिल आ गया है तुम पर। ऐसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी वो जीजू के दोस्त है तो उनकी तरह ही होंगे। रितिका की बात सुनकर नंदिनी को तेजस की याद आ गई। तेजस का उसे ऑफिस घुमाना, उसके लिए खाना ऑर्डर करना, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना और उसे प्यार से देखना। तेजस की ये सब बात याद करके नंदिनी की होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो ब्लश करने लगी। उसकी होंठों पर स्माइल देखकर और उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखकर अनुजा और काव्या की आंखों में भी एक चमक आ गई। काव्या नंदिनी को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, कोई इतना ब्लश कर रही है? काव्या की आवाज से नंदिनी होश में आई और अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ, लगता है तुम्हारी नजर ही खराब हो गई है। उसे इस तरह नजर फेरते देख काव्या, अनुजा और रितिका हंसने लगे। वहीं उन्हें हंसते हुए देखकर नंदिनी और भी चिढ़ गई। वहीं ईशानी बस चुपचाप अपने लैपटॉप लेकर बैठी थी। उसे चुपचाप बैठी देख काव्या बोली, ईशु तुझे क्या लगता है तेजस जी नंदिनी से प्यार करते हैं? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईशानी का हाँ में इशारा देखकर सब चौंक गए। ईशानी ने इस बात से इनकार नहीं किया तो इसका मतलब ये सच है कि तेजस नंदिनी को पसंद करता है, और ये बात शायद ईशानी को पहले से ही पता है। नंदिनी भी हैरान थी। उसने तो सोचा था कि ये बात सिर्फ उसे पता है और उसने ही नोटिस किया है कि तेजस शायद उसे पसंद करता है, पर ईशानी ने ये सब कब नोटिस कर लिया। वहीं ईशानी फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगी। वहीं बाकी तीनों तो अभी भी शौक थे। इसका मतलब ईशानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ईशानी पता है कि तेजस जी एक अच्छे लड़के हैं और शायद वो नंदिनी से सच्चा प्यार करते हैं। इतना कहकर अनुजा ने नंदिनी को आंख मार दी। अनुजा के ऐसे कहने से नंदिनी को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसका मन कर रहा था यही गड़ा खुद कर उसमें छुप जाए। फिर वो अपने शर्म को छुपाते हुए चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ बस करो, हम सब ने भी देखा है कैसे तुम और अभिक भाई छुप छुप कर एक दूसरे को देखते हो। उसकी बात सुनकर अनुजा चुप हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी अभिक को देखने से सब उसे नोटिस कर रहे थे, पर उसकी मन में थोड़ा दुख भी था कि अभिक ने अभी तक उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया है। सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, तभी काव्या बोली, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब जीजू के गार्ड्स उस छिपकली को धक्के मारकर भगा रहे थे तब मिस्टर दर्शित वहीं थे, फिर भी उन्होंने ना तो अपनी प्यारी बहन प्रिया के लिए स्टैंड लिया और ना ही उसकी मदद करने की कोशिश की। वो तो खड़े होकर बस सब कुछ देख रहे थे, जैसे प्रिया की बेइज्जत होने ना होने से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। और तो और बाद में भी जब वो प्रिया से बात कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रिया को डांट रहे हो, और वो छिपकली भी तो रो रही थी। लगता है तेरे दर्शित भाई के अंदर ही सबसे ज्यादा अकल है, रितिका ने भी काव्या का साथ देते हुए बोली। उसकी बातों से बाकी तीनों भी सहमत थे, उन्होंने भी ये सब देखा था।
वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी के हाथ जो लैपटॉप पर किसी मशीन की तरह चल रहे थे वो रुक गए और वो सोच में पड़ गई। अगर देखा जाए तो ये सच था, जब वो यहाँ थी तब भी दर्शित ने उसे कभी कुछ नहीं बोला था दूसरे भाइयों की तरह, और ना ही वो प्रिया की बातों में आकर उसे कभी कुछ सुनाता था। उसके सामने वो प्रिया से प्यार भी नहीं जताता था, पर वो ईशानी से भी बात नहीं करता था, पर कभी कभी ईशानी का बनाया हुआ खाना खा लेता था। अगर सच कहे तो दर्शित प्रिया से दूसरे भाइयों की तरह इमोशनली अटैच नहीं था, और ना ही वो ईशानी को कभी बुरा बोलता था, पर वो सबके सामने ईशानी के लिए कभी स्टैंड भी नहीं लेता था, और यही बात ईशानी को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। अनुजा की आवाज से वो अपने होश में आई और अपना सिर झटककर फिर से अपना काम करने लगी। वहीं नीचे दर्शित के जाने के प्रिया हॉल में उसकी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गिरने की वजह से उसकी हाथ में चोट भी लग गई थी, उसकी बाल को जोर से खींचने की वजह से उसकी बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर हॉल में दर्शित और दादा दादी को छोड़कर बाकी सब तो कंसर्न हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई। यहाँ से जाते वक्त तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो अब उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। आरती जी उसे जल्दी से अपने पास बैठा कर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी। आपने मोम की बात सुनकर प्रिया समझ गई थी कि शायद उसकी दर्शित भाई किसी को सारी बात नहीं बताई। ये जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर वो इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं मॉम, में बस गलती से गिर गई थी जिस वजह से मुझे चोट लग गई है। वो ये बोलकर एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती थी। एक तो उसकी फैमिली उसके लिए कंसर्न हो जाएगी, और उसका दर्शित भाई भी उसे और गला नहीं समझेंगे, और वो उनके सामने फिर से एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग लड़की बन जाएगी जो खुद दर्द में होकर भी दूसरों को बचा रही है। पर उसकी इन बातों का दर्शित पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे प्रिया की इन मैनिपुलेटिव बिहेवियर पर बस गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया की इस बिहेवियर पर उसने पहले ध्यान दिया होता तो आज उसकी खुद की बहन ईशानी उससे इतनी नफरत नहीं करती। आरती जी मेड से कहकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और प्रिया की चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। वहीं आपने मोम को और भाई को आपने लिए इतना कंसर्न होता देख प्रिया बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ रहाने विला में वीरेंद्र जी और माया जी परेशान होकर हॉल में बैठे थे। कल की पार्टी में जब से मोक्ष और राजवंश फैमिली ने सबके सामने उन्हें इग्नोर किया है, तब से उन्हें बिजनेस सर्कल में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। भले ही इसका असर उनकी बिजनेस पर ज्यादा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस पार्टी में जय बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, फिर भी थोड़ा तो असर पड़ना ही था। ऊपर से अब तो नरेंद्र जी ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल बिजनेस सर्कल में सबको पता चल ही जाएगा कि उनका अब राजवंश फैमिली से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। तब वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। डैड, क्या हम कुछ नहीं कर सकते उस ईशानी मेहरा के साथ? आप जानते हैं ना, मैंने हमेशा से सिर्फ मोक्ष से शादी करने का सपना देखा है। अपनी बेटी की बेवकूफ भरी बात सुनकर वीरेंद्र जी और भी चिढ़ गए। वो थोड़े गुस्से में बोले, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। ईशानी मेहरा अगर सिर्फ मेहरा खानदान की बेटी होती तो शायद हम कुछ कर सकते थे, पर क्या तुम भूल गई पार्टी में क्या हुआ था? और ऊपर से इंडिया की सबसे बड़ी 4 पावरफुल फैमिली उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ईशानी मेहरा को खरोच भी आए तो वो सब हमें छोड़ेंगे नहीं, और तो और मोक्ष भी हमें नहीं छोड़ेगा अगर हमने उस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश किया तो। उनकी बात सुनकर और उन्हें गुस्से में देखकर दीप्ति चुप हो गई। वहीं माया जी वीरेंद्र जी को शांत कराते हुए बोले, आप शांत हो जाइए, ये सब हमारी गलत, हम पहले उस लड़की पूरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र शांत हो गया और आगे क्या करे ये सोचने लगा। वहीं दीप्ति के मन में तो बस यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को आपने रास्ते से हटाए। एक बार ईशानी मोक्ष के लाइफ से चली गई तो मोक्ष के पास सिर्फ वो रहेगी, मोक्ष पर सिर्फ उसका हक होगा। वो ये सब सोच तो रही थी, पर उसे कहाँ पता कि वो जिसके बारे में और जिसे रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन है। वो आपने एक इशारे पर ईशानी इनकी पूरी बिजनेस को बर्बाद करके इन्हें रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ महाजन फैमिली में सब हॉल में बैठे हुए थे, किसी का भी मूड अच्छा नहीं था। सब ये कह रहे थे कि महाजन फैमिली कितनी अच्छी है, जो प्रिया एक गोद ली हुई बेटी है ये जानकर भी प्रिया से आपने बैठ की शादी करा रहे हैं। पर उनकी बातों में महाजन फैमिली को सार्काजम साफ नजर आ रही थी। सुबह से इंटरनेट पर जो चल रहा था उसे देखकर उनकी पूरी फैमिली परेशान थी। अब उन्हें प्रिया को अपने बहू के रूप में चुनने का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। काश उस वक्त लालच में वो इतने अंधे ना होते और प्रिया के बदले ईशानी को अपनी बहू के रूप में चुन लेते, तो आज वो लोग इस तरह से परेशान नहीं होते बल्कि ऐसो आराम की जिंदगी जीते। पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल रात पार्टी में उन्होंने देख लिया था कि मोक्ष राजवंश ईशानी को लेकर कितना पजेसिव और प्रोटेक्टिव है, और वो लोग तो मोक्ष की बराबरी कभी कर भी नहीं पाएंगे, तो ईशानी मोक्ष को छोड़कर राहुल को क्यों चुनेगी भला। वहीं राहुल को भी आज बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया से पीछा कैसे छुड़ाए। प्रिया सुबह से बार बार उसे कॉल कर रही थी, राहुल उसकी कॉल को इग्नोर करे भी तो कितने टाइम तक। उसे अब प्रिया अपने गले में पड़े किसी कांटे की तरह लग रही थी, जिसे जितना चाहे वो निकलती है नहीं है। रोमिका आपने मोम को देखकर बोली, मोम मुझे अब ये प्रिया बिल्कुल सही नहीं लग रही है। वो अभी तक हमारे घर में आई भी नहीं है, पर अभी से सबको परेशान कर दिया है, तो अगर वो हमारे घर में आ गई तो पता नहीं क्या तांडव करेगी यहाँ। उनकी बात सुनकर मोहिनी जी भी सहमत होते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, वो सच में एक अच्छी लड़की नहीं है, वरना वो इतने सालों तक इस बातों को राहुल से क्यों छुपाती कि वो मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। राकेश जी भी उनकी बातों से सहमत थे, उन्हें भी प्रिया कुछ खास पसंद नहीं थी। वो तो आपने बिजनेस और मेहरा फैमिली से प्रिया को मिलने वाली शेयर की वजह से ही रही और प्रिया की शादी करने के लिए तैयार थे। अगर उन्हें ये सब पहले से पता होता तो इस शादी और मंगनी के लिए कभी भी नहीं मानते। वहीं उन सबकी बातों से राहुल और भी परेशान हो गया था, इसे अब सच में पछतावा रहा था। वहीं मेहरा मेंशन में ईशानी और उसकी दोस्तों को छोड़कर बाकी सब हॉल में बैठे थे। तभी जैकी आपने हमेशा की मस्त मौला अंदाज के साथ मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक फाइल पकड़े अंदर आया। उसे देखकर बाकी सभी तो नहीं पर दादाजी और दादी मां खुश हो गए, क्योंकि इन कुछ मुलाकातों से ही उन्हें जैकी काफी अच्छा लगने लगा था। जैकी का नेचर और ईशानी के लिए उसका एक छोटे भाई की तरह प्यार सब कुछ दादा दादी को अच्छा लगता था। वहीं जैकी को देखकर प्रिया की मुंह बन गया, क्योंकि वो पिछली बार की इंसल्ट को अभी तक भूली नहीं थी। प्रिया को खुद को घूरता पाकर भी जैकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। CH-106G कॉर्पोरेशन की ऑनर जैकी को किसी और के नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो हमेशा से ऐसा ही था। दादाजी ने जैकी के लिए स्नैक मंगवाया तो जैकी उसे देखकर ये भी भूल गया कि उसे अपने बॉस को फील देना था, वो तो बिना किसी पर ध्यान दिए ही खाने पर टूट पड़ा। दादाजी दादी माँ उसे इस तरह खाते देखकर खुश थे, वहीं बाकी सब जैकी को देखकर ना में सिर हिला दिए। वहीं तो उसे देखकर गुस्से में उबल रही थी, उसे ईशानी के साथ रहने वाले सभी लोगों से जलन होती थी।
तभी दादाजी ने जैकी को देखते हुए पूछा, क्या ये ईशानी की किसी पेशेंट की फाइल है? क्या ये तुम्हें ईशानी को देनी है? उनकी बात सुनकर जैकी ने खाते हुए ही बेख्याली में बोला, नहीं तो ये फाइल तो हमारी नई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है। ये फाइल मेम को देनी है, इस पर उनकी साइन चाहिए। उसकी बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ईशानी तो एक डॉक्टर है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल कैसी और कैसी डील, और इस पर ईशानी की साइन क्यों चाहिए? पर वहीं दादाजी समझ गए कि ये कोई बिजनेस की डील की फाइल है, क्योंकि उन्हें और प्रभा जी को पता था कि ईशानी बिजनेस भी करती है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ईशानी ही जी कॉर्पोरेशन की ओनर है। वहीं बाकी सब ये जानना चाहते थे कि ये कौन सी डील की पेपर है जिस पर ईशानी की साइन की जरूरत है। सुकेत जी ने ना चाहत हुए भी पूछा, कैसी डील? क्या ईशानी कोई बिजनेस भी करती है? उनकी बात सुनकर जैकी के मुंह से निकल गया, और नहीं तो क्या मेरे बॉस जी कॉर्पोरेशन की ओनर है, तो उनकी साइन के बिना कोई डील कैसे हो सकती है? मेरी बॉस के बोले बिना तो वहां कोई पता भी नहीं हिल सकता। जैकी इतना बोलकर रुक गया। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि सबके सामने उसने क्या बोल दिया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ये सब उसे सबके सामने नहीं बोलना था। वहीं उसकी बात सुनकर तो सभी घरवाले हैरान थे, उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वहीं इस बार तो दादाजी और दादी माँ दोनों भी हैरान थे, उनकी पोती के बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर। वहीं सुकेत जी और समीर के साथ साथ आरती जी और 3 भभी हैरान थे कि जी कॉर्पोरेशन जो एशिया की नंबर 2 पर रहने वाला बिजनेस है, उसकी फाउंडर उनकी खुद की बेटी ईशानी है। वहीं प्रिया तो हैरानी और जलन से पागल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, जी कॉर्पोरेशन जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो कंपनी राजवंश कॉर्पोरेशन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, ईशानी उस कंपनी की ओनर कैसे हो सकती है? उसे इस वक्त इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। वहीं सुकेत जी और बाकी सब तो अब भी हैरान थे। वो अविश्वास से भरी नजरों से जैकी को देख रहे थे, जैसे जैकी उन्हें सब कुछ समझाने वाला हो। रेहान चिल्लाते हुए बोला, जी कॉर्पोरेशन, क्या तुम एशिया की नंबर 2 पर रहने वाली कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, जिसकी 1% शेयर भी कम से कम 500 करोड़ की होती है? रेहान की तेज आवाज सुन सब अपने होश में आए। ईशानी के बारे में इतना बड़ा सच जानकर सब हक्का बक्का रह गए थे। समीर और दर्शित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी से बहन ने इतनी कम उम्र में जी जैसी इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया है। रेहान की बात सुनकर जैकी ने सबको एक नजर देखा, फिर मन ही मन सोचा, आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने तो आना ही था। तो क्या हुआ अगर मैं अभी बोल दूंगा तो? ऐसे भी मैंने गलत से तो सच बोल ही दिया है, और अब जब तक ये लोग सारे सच जान नहीं लेते तब तक ये लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। इतना सोचकर जैकी अपने चेहरे पर एक गर्व भरी स्माइल लाते हुए बोला, बिल्कुल, अब मैं तुम लोगों से क्या ही छुपा सकता हूँ। मेरी बॉस है ही इतने महान, उन्होंने तो स्कूल खत्म होने के बाद ही जी कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया था। बस 3-4 सालों में बॉस ने जी कॉर्पोरेशन को एशिया की टॉप कंपनी की लिस्ट में ले आए। बहुत सारे कॉर्पोरेशन है जो मेरे बॉस के साथ काम करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अगर जी कॉर्पोरेशन के साथ उनकी छोटी सी भी डील हो जाए तो भी वो सारे बिजनेसमैन अपने आप को खुश नसीब मानते हैं। अब मैं क्या ही बताऊं अपने बॉस के बारे में। वो बहुत क्या इंटेलिजेंट और पावरफुल है, वो चाहे तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। जैकी तो जितना हो सके अपने बॉस की बड़ाई करता जा रहा था। वहीं जैकी की बातें सुनकर बाकी सब सदमे में जा रहे थे। सब मन ही मन यही सोच रहे थे, अरे हमें भी ये सब पता है कि जी कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी कंपनी है और हमें भी उसकी वैल्यू के बारे में पता है। सुकेत जी बस यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने कभी नहीं अपनाया था, इतनी कम उम्र में आज वो एशिया की टॉप बिजनेस वुमेन है। CH-107 ईशानी की आइडेंटिटी जानकर सब हैरान। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जब वो ईशानी को अपनी कंपनी की कुछ % शेयर दे रहे थे, तब ईशानी ने क्यों शेयर को 2 कौड़ी का कहा था। ऑफकोर्स जिसकी कंपनी की 1% शेयर भी 500 करोड़ से ऊपर है, उसे तो उनकी छोटी सी कंपनी की शेयर कचरा लगेगा ही। सच में ईशानी की कंपनी की 1% शेयर ही उनकी कंपनी की टोटल शेयर की वैल्यू जीत है, तो भला जी कॉर्पोरेशन की ओनर को जो हर रोज करोड़ों में खेलता है, उसे भला उनकी उन छोटी सी शेयर में क्यों इंटरेस्ट होगा। वहीं समीर और बाकी तीनों भाई भी हैरान थे कि उनकी अपनी खुद की बहन, पूरे बिजनेस वर्ल्ड राज करने वाली वो क्वीन है, जिसके साथ काम करने के लिए सारी कंपनी कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने तो हमेशा से सुना था कि जी कॉर्पोरेशन की ओनर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो ज्यादातर बिजनेस गैदरिंग में नहीं जाती है, और जिसने भी देखा है उसे हमेशा से मास्क के साथ ही देखा है। सुकेत जी और बाकी सबने भी सुना था कि जी कॉर्पोरेशन की ओनर बहुत क्रूएल और मिस्टीरियस है। जब बिजनेस की बात आती है तब उसे धोखा देने वालों का वो नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा देती है। और आज तक जिसने उसे क्रॉस करने की कोशिश किया है या धोखा देने की कोशिश की है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो क्या लोग और बिजनेस वर्ल्ड में जो लड़की मोक्ष राजवंश की तरह ही क्रूएल और डरावनी बिजनेस वुमेन मानी जाती है, क्या वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी है, उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, जिसे उन्होंने अपनाने से मना कर दिया था। सब सोचकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे एक दूसरे से ही सवाल कर रहे हो। तभी सबको याद आया कि कैसे 2 दिन पहले ही तो ईशानी ने ब्रिजेश माथुर, बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है, उसे अपनी एक ही इशारे पर मरवा दिया था, फिर भी अभी तक कोई उसकी कुछ नहीं कर पाया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन वेद कह रहा था कि पुलिस और पॉलिटिशियन भी ईशानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन भला जी कॉर्पोरेशन की ओनर को सवाल भी पूछने की हिम्मत कर पाएगा? अगर पता चल भी गया कि उसने ही ब्रिजेश माथुर को मारा है, तो भी कौन है जो उसे अरेस्ट करके अपनी खुद ही कब्र खो देगा। वहीं दादाजी और दादी माँ जल्द ही अपनी हैरानी से बाहर आए और जैकी को देखते हुए बोले, क्या तुम सच कह रहे हो हमारी पोती ही जी कॉर्पोरेशन की फाउंडर है? उनकी आवाज में हैरानी के साथ साथ खुशी भी झलक रही थी, जो ये बता रही थी कि ईशानी की इस आइडेंटिटी के बारे में जानकर वो कितने खुश है। उनकी बात सुनकर जैकी बड़े घमंड से बोला, और नहीं तो क्या, मेरी बॉस हर फील्ड में टॉप पर है, उन्होंने ही तो मुझे बहुत सारी स्किल सिखाई है हैकिंग और बिजनेस में। जैकी को तो हमेशा अपने बॉस की बड़ाई करना अच्छा लगता था, तो वो भला इतना अच्छा मौका कैसे खो देता। उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था कि उसे अपनी बॉस पर कितनी प्राउड है। चारों भाइयों को भी ईशानी के लिए प्राउड फील हो रहा था, पर वो जानते थे कि ईशानी उन्हें कभी शायद माफ ना करे, इसलिए वो थोड़ी दुखी भी थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी यही सोच रहे थे कि ईशानी उनकी वो बेटी थी जिसे उन्होंने जन्म दिया था, पर उसे अपनाने से मना कर दिया था। आज उनकी बेटी वहां खड़ी है जहां पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर वो तो ऐसी माँ बाप है जो अपनी बेटी को गले लगाकर उसे ये भी नहीं बता सकते कि वो उसके लिए कितना प्राउड फील कर रहे हैं। वहीं उन सबको इस तरह ईशानी के लिए खुद होते देख प्रिया को बहुत जलन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी इतनी बड़ी आइडेंटिटी कैसे रख सकती है। उसे अब ईशानी से हद से ज्यादा जलन हो रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ तो खुद तो अपनी पोती को इतना सक्सेसफुल देखकर दादी माँ खुशी और प्राउड से बोली, मेरी पोती है ही करोड़ों में एक।
वहीं दादाजी भी प्राउड भरी स्माइल के साथ बोले, अब तो मुझे अपनी पोती पर और भी प्राउड फील हो रहा है, इतनी कम एज में वो कितनी सक्सेसफुल है। बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे। तभी सुकेत जी ने पूछा, और कौन सी स्किल है जिसमें ईशानी टॉप पर है। सुकेत जी ने ये इसलिए पूछा ताकि वो जान सके कि उनकी बेटी और कौन कौन सी फील्ड में माहिर है। भले ही ईशानी उनसे नफरत करती है, पर है तो वो उनकी खुद की बेटी, उसकी सक्सेस के बारे में जानकर वो खुद तो सकते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर जैकी बताना तो नहीं चाहता था, पर उसे ये सब लोग ज्यादा पसंद नहीं थे। उसने सुना था कि उसकी बॉस जब पहले घर आई थी तब इन लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था, और आपने इस मेकअप से पुती हुई चुड़ैल बेटी की वजह से उसकी बॉस को ताने भी देते थे। अब वो अपने बॉस के बारे में बताकर इन सबको जलाना चाहता था। वो चाहता था कि ये सब उसकी बॉस की सक्सेस को देखकर जले और सब पछताए कि क्यों उन्होंने उसकी बॉस जैसी अच्छी बेटी को नहीं अपनाया। इसलिए वो एक प्राउड भरी स्माइल आपने होंठों पर लाते हुए बोला, ऐसे बॉस तो हर स्किल में माहिर है, वो इतने ग्रेट हैं कि मैं क्या की बताऊं। आपने इंटरनेशनल फेमस ब्रांड क्वीन के बारे में तो सुना ही होगा, उसकी फाउंडर भी मेरे बॉस ही है। ये ब्रांड भी उन्होंने स्कूल के बाद ही शुरू किया था। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि क्वीन ब्रांड की ज्यादातर डिजाइन उसकी फाउंडर ने मतलब बॉस ने ही डिजाइन किया है। बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनर क्वीन ब्रांड के लिए काम करने के लिए तरसते हैं और सब बॉस की गाइडेंस भी लेना चाहते हैं। बॉस की बनाई हुई हर डिजाइन कम से कम करोड़ों में होती है और ज्यादातर सोशलाइट और रिच बैकग्राउंड लोग क्वीन ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। इतना कहकर जैकी ने प्राउड से सबको देखा। वहीं बाकी सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें एक और बड़ा झटका लगा था। क्वीन ब्रांड की फाउंडर की किसी डिजाइन को तो वो भी ऑफर नहीं करते, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में होती है, ऊपर से कनेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और उसकी हर एक क्रिएशन मार्केट में तहलका मचा देती है। उसकी फाउंडर भी उनकी खुद की ही बेटी है और वो इतनी कम एज में भी इतनी अच्छी डिजाइनर है। सच में उन्हें अब ईशानी पर और भी प्राउड फील हो रहा था। वहीं दादाजी दादी माँ का तो खुश का ठिकाना नहीं था। इसका मतलब आज तक ईशानी ने उनके लिए जितना भी गिफ्ट भेजा था वो सब उसने खुद ही डिजाइन किया है। वहीं ईशानी की एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो प्रिया सदमे में ही चली गई। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतनी सारी स्किल होगी कि आज वो दुनिया टॉप 5 बिजनेस वुमेन में से एक होगी। तभी अनुजा और काव्या जो नीचे ही आ रही थी, जैसे ही उन्होंने जैकी की बात सुना उन दोनों ने ही अपना सिर पीट लिया। ये जैकी सच में बड़बोला है। देखो तो कितनी खुशी और प्राउड से ये लड़का ईशानी की आइडेंटिटी सबको बता रहा है। इसे बिल्कुल समझ नहीं है कि ईशानी अभी नहीं चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आए। चलो उसे रोको, वरना क्या पता ये लड़का अपना बड़बोलापन और घमंड में ईशानी की बाकी सारी आइडेंटिटी भी इन सबके सामने बक दे। इतना कहकर काव्या हॉल में जाने लगी। अनुजा भी आपने सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे चली गई और मन ही मन सोच रही थी, सच में ये आज लड़का इशू की हाथों मरना चाहता है। काव्या जल्दी से हॉल में गई और जैकी के पास जाते हुए बोली, अरे जैकी तुम आ गए, चलो ईशानी कब से इस फाइल के लिए वेट कर रही है, जल्दी जाओ और उसे ये फाइल दे दो। वहीं जैकी जो सोच रहा था कि अब वो अपनी बॉस की और कौन सी स्किल के बारे में बताकर बड़ाई करे, पर तभी उसकी सोच में काव्या ने खलल डाल दिया, जिस वजह से वो थोड़ा नाराज तो हो गया। पर बॉस वेट कर रहे हैं ये सोचकर वो जल्दी से उठा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे ये फाइल भी बॉस को देना है। वहीं काव्या और अनुजा जैकी को गुस्से से घूर रही थी, पर इन सबसे तो जैकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। वहीं उसके जाने के बाद अनुजा और काव्या ने राहत की सांस लिया। उन्हें तो लगा था आज जैकी आपने बड़बोलेपन में ईशानी के बारे में कहीं सब कुछ बताना दे इन लोगों के सामने। जैकी के जाने के बाद सब अपने होश में आए। वो जैकी से ईशानी के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे, पर जैकी चला गया है ये देखकर सब चुप हो गए। आज उन्हें सच में सदमा लगा था ईशानी की इन दो आइडेंटिटी के बारे में जानकर, पर उन्हें प्राउड भी फील हो रहा था ईशानी पर कि उनकी बेटी कितनी काबिल है। उसके जाने के बाद अनुजा और काव्या भी जाने ही वाले थे कि दादी माँ ने उन्हें रोक दिया। दादी माँ के कहने से काव्या और अनुजा भी रुक गई और उनके पास ही बैठ गई। तो दादी माँ उन दोनों की तरफ देखकर नाराजगी से बोली, आप दोनों तो हमेशा हमसे बात किया करती थी ना, तो आप दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया ईशानी की आइडेंटिटी के बारे में। उन्हें नाराजगी से बात करते देख अनुजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि ये सच था जब भी ईशानी फोन नहीं उठाती थी या बिजी रहती थी तब दादा दादी काव्या अनुजा रितिका और नंदिनी को ही फोन करके ईशानी के बारे खबर लेते थे। काव्या दादी माँ की हाथ पकड़ते हुए बोली, दादी माँ प्लीज नाराज मत होइए, ईशानी और हम सब नहीं चाहते थे कि आप इन सब के बारे में जानकर परेशान हो। अगर आपको पता होता कि ईशानी इतनी कम एज में कोई रिस्क ले रही है या इतनी हार्ड वर्क कर रही है तो आप परेशान हो जाते, इसलिए हम सब ने आपको नहीं बताया। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, हमें पता है बेटा कि आप सब और चारों फैमिली थी वहाँ ईशानी की सेफ्टी के लिए, पर अगर आप लोग हमें बता देते पहले तो हमें और भी खुशी होती। उनकी बात सुनकर काव्या और अनुजा जान गए कि दादाजी और दादी माँ सच में नाराज है, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आपने कान पकड़ लिया और बोले, सॉरी दादाजी दादी माँ, क्या आप अपने प्यारी पोती को माफ नहीं करेंगे। ईशानी और हम सब बस नहीं चाहते थे कि आप किसी भी बात के लिए परेशान हो। उन दोनों को कान पकड़ते हुए देख दादाजी और दादी माँ दोनों ने प्यार से उन दोनों के सर पर हाथ रख दिया। बस बस और नौटंकी नहीं, चलो माफ किया हमने आप दोनों को, दादी माँ ने प्यार से कहा। उनकी बात सुनकर काव्या और अनुजा दोनों खुश हो गई, क्योंकि वो ईशानी के दादा दादी को अपना ही मानते थे, इसलिए उनका नाराज होना दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था। वहीं बाकी सब घरवाले उन्हें देख रहे थे कि ईशानी की दोस्तों के साथ दादाजी और दादी माँ की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी बटलर हॉल में आकर बोला, सर वो मिस्टर बीरेंद्र रहाणे, मिसेज रहाणे और उनकी बेटी यहाँ आए हैं, वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। वहीं दीप्ति और उसके मोम डैड आए हैं। ये बात सुनकर दादी माँ कल्पना जी और नव्या दक्ष का मुंह बन गया। अब वो सब यहाँ अभी रात में क्यों आए हैं, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऑफिस में ये कह रही थी सबको कि वो मोक्ष की होने वाली वाइफ है, बहुत घटिया लड़की है जो इतना झूठ बोलती है और मेरी प्यारी बहू को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी, कल्पना जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनकी बात से सहमत होते हुए दादी माँ भी बोली, हाँ मुझे भी वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर उन्होंने भी अपना मुंह बना लिया। तभी नव्या बोली, दादी माँ मोम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो लड़की बहुत बेशर्म और चिपकू है। मैंने देखा है हर बार वो जब भी आती है कैसे जबरदस्ती भाई के साथ चिपकने की कोशिश करती रहती है। वहीं आपने बीवी की बात सुनकर नरेंद्र जी और अखिलेश जी दोनों ने अपना अपना सिर हिला दिया। थैंक यू रीडर्स, आप सबकी वेल विशेज और प्यार के लिए। मेडिसिन चलने वाली है, बाद में देखत है क्या होगा। आई होप सब ठीक हो। CH 108 कल्पना जी और कनक जी की बोल्ड बातें। नरेंद्र जी और अखिलेश जी अच्छी तरह से जानत थे कि कनक जी और कल्पना जी को दीप्ति कितनी नापसंद है, फिर भी उन्हें बाहर से लौटा देना तो सही नहीं होगा। चाहे जो भी हो, वीरेंद्र जी के पापा कभी नरेंद्र जी के दोस्त हुआ करते थे।
नरेंद्र जी ने उन्हें अंदर आने देने को बोला तो बटलर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद कनक जी नरेंद्र जी की तरफ थोड़े नाराजगी से देखने उन्हें अपने तरफ देखता पाकर नरेंद्र जी ने झूठी हंसी हंसते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम इतने नाराज क्यों हो? एक बार बात कर लेते हैं कि क्यों आए हैं। उनकी बात सुनकर कनक जी ने शांत होकर आपने मुंह फेर लिया। ये देखकर नरेंद्र जी ने अपना सिर हिला दिया। वहीं नव्या उन्हें देखते हुए नाटक करते हुए बोली, क्या बात है, आज भी दादाजी दादी माँ से कितना प्यार करते हैं। नरेंद्र जी ने प्राउडली कनक जी को देखकर कहा, और नहीं तो क्या, मेरी इकलौती प्यारी बीबी है तो भला मैं प्यार क्यों नहीं करूंगा। तुम सबको तो हम दोनों से सीखना चाहिए। ये कहकर वो कनक जी की नाराजगी को दूर करना चाहते थे, क्योंकि कनक जी की नाराज होना उन्हें आज भी खलता था। उन्हें अपनी प्यारी बीबी से बहुत प्यार था। वहीं उनकी बात सुनकर कनक जी की सारी नाराजगी दूर हो गई थी। उन्होंने नरेंद्र जी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हो, बच्चों के सामने अब बस कीजिए। तभी वीरेंद्र जी, माया जी और दीप्ति अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए अंदर आए। उन्हें देखकर फिर से कनक जी, कल्पना जी का मुंह बन गया। तीनों वहीं बैठ गए। वहीं दीप्ति की नजरें तो सिर्फ मोक्ष को तलाश रही थी। वहीं नव्या और दक्ष दीप्ति को इस तरह इधर उधर देखते देखकर आपने मुंह बना लिया। उन दोनों को पता था कि ये चुड़ैल जरूर मोक्ष भाई को ही ढूंढ रही होगी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेइज्जती के बाद भी ये छिपकली को समझ क्यों नहीं आता को मोक्ष भाई इसे देखना तक भी पसंद नहीं करते। नव्या दक्ष के कान में धीरे से बोली, भाई ये छिपकली देखो कैसे इधर उधर देख रही है, जरूर ये भाई को ढूंढ रही है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है जो भाई के बार बार इसे इंसल्ट करने के बाद भी ये भाई के जाने की बहाना ढूंढ रही है। मुझे इसे देखकर ही गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है इसकी मेकअप से भरी इस मुंह को मारकर तोड़ दूं। उसकी बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। उसके हंसने से सभी उसे देखने लगे तो दक्ष अपनी हंसी रोकते हुए बोला, नव्या ने बस एक जोक सुनाया। उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। दक्ष नव्या के कान के पास जाकर बोला, मेरा भी मन यही कर रहा है कि मैं इस चुड़ैल को गार्ड से कहकर भाई की तरह इसकी बेहोश होने तक इसे थप्पड़ खिलाऊं। आपने भाई की बात सुनकर नव्या को भी हंसी आ गई, पर उसने आपने हंसी को काबू कर लिया। अंकल, मैं यहाँ आप सबसे दीप्ति की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता है दीप्ति ने शायद मिस ईशानी से कुछ गलत बोल दिया था। उन्होंने इतना ही कहा था कि अखिलेश जी ने उनकी बातों को बीच में काटते हुए बोले, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष ने ऑलरेडी उस बात के लिए दीप्ति को सजा दे दिया था। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो उनके पास एक और चांस तो है। वहीं माया जी तो भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ कि अगर इन सब ने दीप्ति को माफ कर लिया तो कम से कम उनकी बेटी के पास एक और चांस तो होगी मोक्ष के जिंदगी में जगह बनाने का। वैसे भी शादी के बाद डिवोर्स भी तो होती है, तो क्या पता आगे चलकर मोक्ष और ईशानी का भी डिवोर्स ही हो जाए और दीप्ति को एक मौका मिल जाए। वहीं सजा की बात सुनकर दीप्ति को याद आ गया कि कैसे ईशानी की वजह से मोक्ष ने उसे अपने गार्ड के हाथों से मार खिलाया था, कैसे उसे कंपनी से बाहर निकल दिया था। ये सोचकर ईशानी के लिए उसकी मन में गुस्सा भर गई, पर उसने अपने नकली मुस्कुराहट के पीछे अपने गुस्से को छुपा लिया। तभी कल्पना जी बोली, मोक्ष ने तो दीप्ति को पनिशमेंट दे दिया है, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी बहू को इंसल्ट करने की कोशिश करे या फिर उसकी जगह लेने की कोशिश करे। इसलिए आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो मेरी बेटे के आसपास भी आगे से ना आए। वैसे आपको तो पता ही है कि मेरी बहू जी कॉर्पोरेशन की सीईओ है, तो फिर आपको उसकी क्रूएलिटी के बारे में भी तो अच्छे से पता होगा कि जी कॉर्पोरेशन की ओनर अपने दुश्मनों के साथ क्या करती है। तो जरा सोचिए, अगर कोई उसकी हस्बैंड को उससे छीनने की कोशिश करके उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा तो मेरी बहू उसके साथ क्या करेगी। कल्पना जी की बात सुनकर दीप्ति और उसकी मॉम डैड तीनों ही डर गए। सच में उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ईशानी मेहरा उनके साथ किस क्या कर सकती है। उन लोगों ने भी उसकी क्रूएलिटी के बारे में बहुत बार सुना था कि कैसे जी कॉर्पोरेशन की ओनर अपने दुश्मनों को रातों रात बर्बाद कर देती है या फिर गायब कर देती है। वीरेंद्र रहाणे के माथे से तो डर से उस बारे में सोचकर ही पसीना आने लगा था। माया जी भी कल्पना जी की बात सुनकर डर गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि ईशानी ने दीप्ति को सजा दिया, वरना वो चाहती तो अब तक उनको बर्बाद कर चुकी होती। वीरेंद्र और माया दोनों के मन में बस यही चल रहा था। वहीं दीप्ति भी डर गई थी उनकी बात सुनकर, पर उसने अपने डर को साइड कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बस मोक्ष को कैसे अपना बनाए यही चल रहा था। अगर एक बार मोक्ष को वो अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो फिर उसे ईशानी से डरने की क्या जरूरत है। अगर इस वक्त दीप्ति के मन में चल रही बातों को कोई सुन ले तो वो जरूर दीप्ति को एक नंबर का पागल, बेवकूफ समझ लेता। वहीं कल्पना जी की बात सुनकर तो बाकी सब ठहाका लगाकर हंसना चाहते थे। कनक जी ने प्राउड भरी स्माइल के साथ अपनी बहू को देखा, जैसे कल्पना जी की बातों से वो बहुत ज्यादा खुद हो। वैसे उनकी खुशी उनकी चेहरे पर ही झलक रही थी। वो भी कल्पना जी की साथ देते हुए हंसते हुए बोली, मेरी बहू ने बिल्कुल सही कहा। मेरी पोता बहू ईशानी बिल्कुल मेरे पोते मोक्ष की तरह है। अगर कोई खुद को बर्बाद करके मारना चाहता है तभी वो मेरी पोता बहू के साथ उलझेगा। अपनी सासू माँ को अपना साथ देते हुए देखकर कल्पना जी बहुत खुश हो गई और प्राउडली स्माइल करने लगी। वहीं आपने दादी माँ और मोम की बात सुनकर नव्या भी खुश होते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही बोला, दादी माँ और मोम भाभी सच में बहुत खतरनाक है। प्यारी तो वो सिर्फ हम सबके लिए है। नव्या ये इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने भी जी कॉर्पोरेशन की ओनर के बारे में पहले से सुन रखा था, पर ईशानी उसके साथ जैसे प्यार से बात करती थी उससे वो अच्छे से जान गई थी उसकी बहुत प्यारी है, पर सिर्फ अपनों के लिए। दक्ष ने भी उन सबकी बातों से सहमत होते हुए अपनी सिर हिला दिया। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी हैरानी से आपने अपने वाइफ और नव्या को देख रहे थे। सच में अब तो ये सब लोगों को अपनी बहन के नाम से धमकाने भी लगे हैं। दोनों ने लाचारी में अपना सिर हिला दिया। वो कहते भी तो कहते क्या, क्योंकि उन्हें भी यही पता था कि उनकी बहू बिल्कुल उनकी पोते की तरह है। पर इस बात से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो खुश थे कि मोक्ष को अपनी तरह वाइफ मिली है। वहीं आसपास खड़े नौकरों को भी आपने बड़ी मैडम और कल्पना जी की बात सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं मोक्ष, वरुण, तेजस जो अभी अभी आए थे हॉल में, आते वक्त उन लोगों ने भी दादी माँ और कल्पना जी की बात सुन लिया था। तेजस और वरुण को तो बहुत हंसी आ रही थी। तेजस मोक्ष के कान में बोला, देखा तुमने कैसे भाभी के नाम पर दादी माँ और आंटी इन सबको डरा रहे हैं। ये कहकर तेजस हंसने लगा। मोक्ष ने उसकी बातों को आगे सुने बिना आगे चला गया। वरुण भी उसके पीछे चला गया तो तेजस भी आपने भौहें उचकाते हुए उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। वहीं मोक्ष जैसे ही हॉल से जाने वाला था, वीरेंद्र जी जल्दी से खड़े हो गए और बोले, मोक्ष बेटा, हमें तुमसे बात करना था। वहीं दीप्ति भी खड़ी हो गई। आपने होंठों पर एक शर्मीली लड़की की तरह स्माइल ले आए। वहीं दीप्ति को मोक्ष को देखकर स्माइल करते हुए देखकर नव्या, दक्ष और तेजस मन ही मन बोल रहे थे, लो ये चुड़ैल देखो कैसे शर्मीली लड़की की तरह स्माइल कर रही है। तेजस वरुण के कान में बोला, इस छिपकली की जितनी भी इंसल्ट करो फिर भी देखो मोक्ष को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है।
उसकी बात सुनकर वरुण ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि इस बात से तो वो भी सहमत था कि मोक्ष को दीप्ति और उसकी मॉम डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मोक्ष को रुका हुआ देखकर वीरेंद्र जी की होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वहीं मोक्ष उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। तभी वीरेंद्र जी बोले, मोक्ष, पिछली बार जो गलतफहमी हुई थी और दीप्ति ने अनजाने में जो भी मिस ईशानी को बोला था उसके लिए वो माफी मांगना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने दीप्ति को इशारा किया। वहीं दीप्ति अपने डैड का इशारा समझ गई। वैसे तक उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन भी उसने ईशानी से माफी मांगा था। फिर उसने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और मोक्ष को देखकर झूठी मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मोक्ष, मैंने अनजाने में ईशानी को कुछ बोल दिया था। वहीं वीरेंद्र जी को बस फिर से राजवंश फैमिली से अपना रिश्ता सुधारना था, पर माया जी को अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी, जिसे उसने प्रिंसेस की तरह पाला था, वो फिर से सबके सामने ऐसे माफी मांग रही है। वहीं उसकी इस माफी से मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दीप्ति को बिना देखे वीरेंद्र जी की तरफ देखकर सख्ती से बोला, मिस्टर रहाणे, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उसने सिर्फ आपकी बेटी को सजा देकर माफ कर दिया, वरना आपको क्या लगता है आपका बिजनेस अभी तक सही सलामत होती। इतना कहकर वो मुड़ा और ऊपर चला गया। उसके पीछे पीछे वरुण और तेजस भी ऊपर चले गए, क्योंकि उन्हें इन तीनों जोकरों से देख के अपनी टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ इंपोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना था। वहीं वीरेंद्र जी, माया और दीप्ति तो मोक्ष की बातें सुनकर अपने जगह पर जैसे जम से गए थे। उन्हें मोक्ष की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ आ रहा था। मोक्ष ने उन्हें इनडायरेक्ट वे में ये कहा था कि अगर वो या ईशानी दीप्ति को सजा देकर माफ नहीं करते तो अब तक रहाणे फैमिली बर्बाद हो चुकी होती। बाकी सबको तो उन तीनों को देखकर हंसी आ रही थी। कनक जी और कल्पना जी को तो मोक्ष की बात सुनकर उस पर प्राउड फील हो रहा था कि उनका मोक्ष ईशानी से कितना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में सब हॉल में बैठे थे और समीर और सुहाना की एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहीं प्रिया उदास होकर बैठी हुई थी। कोई भी उसकी और राहुल के बारे में बात नहीं उठा रहा था, ना ही अभी तक शेयर उसके नाम हुई थी। थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद सब डिनर करने के लिए डाइनिंग हॉल में चले गए। ईशानी और उसकी चारों दोस्त अभी तक नीचे नहीं आए थे। दादाजी ने एक मेड से ईशानी और चारों बच्चियों को बुला लाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मैड ईशानी को बुलाने के लिए ऊपर चली गई। थोड़ी देर में ईशानी और बाकी चारों भी नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ईशानी को देखते ही दादाजी, दादी माँ के साथ साथ सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई भी ईशानी को प्राउड से देखने लगे। वहीं सबको ईशानी को ऐसे प्राउडली देखता पाकर प्रिया को बहुत जलन हो रही थी। ईशानी को भी पता था कि ये सब उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि काव्या और अनुजा ने उसे बोल दिया था कि कैसे जैकी सबको प्राउडली और घमंड से उसके बारे में और उसकी दो आइडेंटिटी के बारे में बता दिया है। दादाजी ईशानी की सिर पर हाथ फेर कर बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आपकी अचीवमेंट और हार्ड वर्क की वजह से आपने जो भी हासिल किया उससे हुए बहुत खुशी है बेटा। उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई। उसे पता था उसकी आइडेंटिटी जानकर सबसे ज्यादा खुशी उसकी दादा दादी को ही होगा। तभी दादी माँ बोली, आज मैंने अपनी पोती की फेवरेट डिशेज बनवाया है, जरा उसे टेस्ट तो करने दो। दादी माँ की बात सुनकर ईशानी की स्माइल और भी बड़ी हो गई। वो दोनों को देख स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू सो मच एंड सॉरी, आप दोनों परेशान हो जाएंगे इसलिए मैंने आपको पहले ये सब नहीं बताया था। वहीं सुकेत जी जो ये सब देख रहे थे, उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ नहीं रख पा रहे हैं। उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। CH-109 दर्शित की खुशी, ईशानी के लिए चिंता। सुकेत जी को आज पुरानी बातें याद आ रही थी। कैसे ईशानी पापा पापा कहकर उनके पीछे भगत थी उन्हें टिफिन देने के लिए, जबकि वो तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वो हमेशा ही ईशानी को इग्नोर कर दिया करते थे, पर आज उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने पहले ईशानी पर ध्यान नहीं दिया, क्यों उन्होंने अपनी खुद की बेटी को प्यार नहीं दिया, जो आज उनकी बेटी उनकी तरफ देखत भी नहीं है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि जब कोई अपना आपको इग्नोर करे और अपनाने से भी मना कर दे तो आपको कैसे लगता है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उस वक्त जब वो ईशानी को इग्नोर करते थे तब ईशानी को कैसा लगता होगा। वहीं आरती जी को भी ईशानी से बात करने का मन कर रहा था। वो भी ये कहना चाहती थी कि वो उसकी कामयाबी देखकर उस पर कितनी प्राउड फील कर रहे हैं, पर वो चाहे कर भी कुछ कहने पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था ईशानी उनसे बात तो क्या शायद उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। उन्हें भी याद आ रहा था कि कैसे ईशानी स्कूल से आने के बाद उन्हें माँ बोलकर अपनी स्कूल डे के बारे में बात करने की कोशिश करती थी, पर वो तो ईशानी को इग्नोर करके बस प्रिया के साथ बात करते थे। ये सब सोचकर उनकी आंखें नम हो गई थी। सच में प्रिया को बुरा ना लगे, इस वजह से उन्होंने अपनी खुद की बेटी, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, उसको खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज उनकी बेटी उन्हें माँ भी नहीं मानती है, और ना ही वो उन्हें माँ कहती है और ना ही उन्हें देखना पसंद करती है। क्या ईशानी कभी भी आगे चलकर उन्हें पहले की तरह माँ कहेगी? बस यही सवाल उनके दिमाग में चल रहा था, जिसका जवाब शायद सिर्फ ईशानी के पास था, और वो जवाब था नहीं। ऐसे भी एक जिंदगी जीने के बाद उसे दूसरा मौका मिला था, तो वो किसी को भला क्यों माफ करेगी। समीर, दर्शित, रिहान और अयान भी ईशानी को दे रहे थे, जो डैड जी और दादी माँ से कीट प्यार से बात कर रही थी। उन्हें ये ईशानी में उस पहले वाली प्यारी सी ईशानी की झलक मिल रही थी, जो वो यहाँ से जाने से पहले थी। वो सब भी ईशानी की इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वहीं घर के मैच जो बहुत साल पहले से थे, वो भी ये सब दे रहे थे। पहले जब ईशानी इस घर में आई थी तब उन्हें भी ईशानी कुछ खास पास नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी अनाथाश्रम में रहती थी। उन सबको ईशानी से जयप्रिया पसंद थी, क्योंकि प्रिया इस घर में बचपन से प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई थी। पर 4 साल पहले जब ईशानी की जाने के बाद जो मैड ईशानी को परेशान करते थे, उन्हें समीर और दर्शित ने घर से निकल दिया और जेल भेज दिया। उसके बाद से जो मैड बाकी थे वो समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ईशानी को कभी ऑफेंड नहीं करना है। पर आज ईशानी के बारे में जानकर कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, उनकी माथे से पसीना बह रहा था, और जो मैड न्यू थे उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस वो सब ये जानकर ही हैरान थे कि इस घर की बेटी इतनी बड़ी शख्सियत है। ठीक है, अब खाना खाओ, दादी माँ ने ईशानी को प्यार से कहा। आज सच में डैड माँ ने ईशानी की सारी फेवरेट डिश बनाई थी, जिसे देखकर ईशानी की होंठों पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। वहीं नंदिनी, रितिका, काव्या और अनुजा भी खाना खाने लगे। वैसे भी उन सबकी पसंद भी ईशानी के साथ रैंक बिल्कुल उसकी तरह ही हो गई थी, इसलिए उन्हें भी ये सारे डिशेस पसंद थे। बाकी सबने भी खाना स्टार्ट कर दिया था, पर इस बीच किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि प्रिया कैसे गुस्से और जलन से ईशानी को घूर रही है। आजकल किसी का भी ध्यान ज्यादा उस पर नहीं था, जिस वजह से प्रिया और भी जायद गुस्से से बौखला रही थी। वो आरती जी की तरफ देखकर मासूमियत का दिखावा करते हुए बोली, मोम, मेरी हाथ में चोट लग गई है, क्या आप मुझे खिला देंगी? वो अपनी राइट हैंड पर लगी चोट को दिखाकर ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी, जिससे कोई भी धोखा खा जाए।
आरती जी ने उसकी राइट हैंड को देखा जिस पर सच में चोट ज्यादा लगी थी। दरअसल जब मोक्ष के गार्ड्स ने उसे बालों से पकड़कर दूर झटक दिया था तब प्रिया की हाथ नीचे लगकर छिल गई थी और अब वो उस चोट को दिखाकर मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और वो सबको ये भी एहसास दिलाना चाहती थी कि कैसे सब लोग ईशानी की वजह से उसे भूल गए हैं। वहीं बाकी सबकी नजरें भी इस वजह से प्रिया की हाथ पर लगे चोट पर चली गई। सब उसके लिए कंसर्न थे, सिर्फ समीर, दर्शित और दादा दादी को छोड़कर। दादा दादी तो पहले से ही प्रिया को पसंद नहीं करते थे, अब तो समीर और दर्शित को भी प्रिया की चोट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। खास करके दर्शित को, वो तो अब प्रिया की इन सब नौटंकी को सिर्फ दिखावा मान रहा था। आरती जी ने ज्यादा नहीं सोचा और हाँ बोल दिया और प्रिया को अपने हाथों से खिलाने लगी। वहीं प्रिया देख सकती थी कि उसके डैड और भाई अभी भी उसके लिए थोड़े कंसर्न है तो उसे दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी। वहीं ईशानी को उसकी नौटंकी देखने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खाना खा रही थी। प्रिया ने ईशानी की तरफ देखा तो इसकी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। उसे तो लगा था ईशानी को जलन होगी पर ईशानी तो चुपचाप खाना खा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था जो ईशानी पहले उसके मोम डैड और भाइयों को उसे प्यार करते देख इतना दुखी हो जाती थी, अब उसे उन सबसे कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। दर्शित जो प्रिया की हरकत को नोटिस कर रहा था उसने मन ही मन सोचा क्या प्रिया ईशानी को जलाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में सोचकर दर्शित की आंखें छोटी हो गई, वो अपनी ठंडी आंखों से प्रिया को देखने लगा। वहीं प्रिया को जैसे ही किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई उसने उस तरफ देखा तो उसका दर्शित भाई उसे अपनी ठंडी आंखों से घूर रहा था। दर्शित को खुद को इस तरह देखता पाकर प्रिया को डर लगने लगा पर उसने उस डर को छुपा लिया और उनसे नजरें हटाकर चुपचाप आरती जी की हाथ से खाना खाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दर्शित भाई सबके सामने कुछ ऐसा बोल दे कि सब उससे गुस्सा हो जाए। ऐसे भी कल ही दर्शित ने उसे वार्न किया था, प्रिया उसे कैसे भूल सकती थी। उसे अच्छे से याद था कि केस कल उसके दर्शित भाई ने ईशानी के लिए उसे वार्निंग दिया था। सब खा ही रहे थे तभी ईशानी के गले में खाना फंस गया और वो खांसने लगी। उसे खांसते हुए देख सब कंसर्न हो गए। जैसे ही ईशानी पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाई तो उसके सामने कुछ पानी के ग्लास आ गए। ईशानी ने बिना देखे ग्लास ले लिया। वहीं उसे पता भी नहीं था कि इस छोटी सी पानी ग्लास लेने की वजह से दर्शित कितना खुश हो गया है। वहीं बाकी सब थोड़े मायूस हो गए। वहीं ईशानी को पानी पीते देख उसकी चारों दोस्तों ने ग्लास नीचे रख दिया जो उन्होंने पकड़ रखा था ईशानी को देने के लिए। वहीं समीर और रेहान और अयान को भी बहुत बुरा लगा कि ईशानी ने उनकी हाथों से पानी नहीं लिया। उन्हें पता नहीं था कि ईशानी ने बिना देखे ही दर्शित की हाथ से पानी ले लिया है, पर दर्शित तो बस इसी बात से खुद था कि उसकी बहन ने उसकी हाथों से पानी लेने के लिए मना नहीं किया। वहीं सुकेत जी ने भी पानी का ग्लास नीचे रख दिया क्योंकि वो भी ईशानी के लिए कंसर्न हो गए थे। वहीं आरती जी ने अपने पानी का ग्लास नीचे रख दिया, वो भी प्रिया को खाना खिलाना छोड़कर अपनी कंसर्न भरी आंखों से ईशानी को देख रही थी। वहीं आपने मोम, डैड और चारों भाइयों को ईशानी के लिए इतना कंसर्न देखकर कि कैसे सिर्फ ईशानी के खांसने से ही सब परेशान हो गए। प्रिया को बहुत जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी ईशानी की फिक्र करे। जैसे ही ईशानी ने सामने देखा वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि सब उसे कंसर्न भरी नजरों से देख रहे थे। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने दर्शित की हाथ से पानी का ग्लास लिया है। उसने दर्शित की तरफ देखा जिसकी चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे सिर्फ एक पानी की ग्लास की वजह से इतना खुश देखकर ईशानी थोड़ी कंफ्यूज थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। वैसे भी उसे दर्शित से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दर्शित घर में अकेला ही था जो कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाते थे और ना ही उसे कभी प्रिया के साथ पास्ट में कंपेयर करता था और ना ही उसके सामने कभी प्रिया को प्यार जताया कार्य था। पिछली जन्म में भी दर्शित की एक ही बात ईशानी को खेलती थी कि दर्शित हमेशा चुप रहता था। वो कभी भी उसके लिए आवाज नहीं उठाता था पर वो उसे कभी दूसरों की तरह बुरा भी नहीं कहता था। उसने दर्शित की खुशी भरी चेहरे को देखा, फिर आपने नजरें उससे फेर लिया। वो दर्शित को ज्यादा होप नहीं देना चाहती थी। चाहे दर्शित ने कभी उसे दुखी करने के लिए उसे कुछ भी ना बोला हो पर वो उससे अटैच नहीं होना चाहती थी, जबकि वो यहाँ सिर्फ 3-4 महीने के लिए ही आई थी। वहीं दादी माँ उसकी पीठ को रब करते हुए बोली, तुम ठीक हो बेटा। दादी माँ को आपने लिए इतनी चिंता करते हुए देख ईशानी उन्हें शांत करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दादी माँ। दादाजी और दादी माँ ने जब सुना कि ईशानी को ठीक लग रहा है तो वो दोनों भी रिलैक्स हो गए। सब फिर से खाने लगे। वहीं दर्शित और समीर की नजरें बार बार ईशानी पर जा रही थी। दर्शित आज सच में काफी खुश था और इसी खुशी में वो बार बार ईशानी को देख रहा था। वहीं समीर को लग रहा था ईशानी दर्शित को ही अपना भाई मानती है, शायद उन्हें नहीं। ये सोचकर वो दुखी होकर उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश वो भी पहले दर्शित की तरह ईशानी के साथ न्यूट्रल रहता तो एटलीस्ट उसके पास दर्शित की तरह एक चांस तो होता फिर से ईशानी के दिल में अपने लिए जगह बनाने की। वहीं रिहान और अयान अपने दोनों भाई को देख रहे थे जो बार बार ईशानी को देख रहे थे। वो अपने दोनों भाई के मन की बात अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन दोनों को भी तो दर्शित से थोड़ी जलन हो रही थी, पर वो जानते थे इस छोटी सी बात के लिए उनका दर्शित भाई कितना खुश है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दर्शित की आज एक नाइट सिंगिंग शो था इसलिए वो वहां से निकल गया। वहीं ईशानी अपने रूम में जाकर अपने ड्रेस चेंज करके ब्लैक टॉप और ओवरकोट पहन लिया, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए रूम से निकल गई। इस वक्त वो बिल्कुल किसी ब्लैक डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? नंदिनी ने उसके पास आते हुए पूछा। काव्या, अनुजा और रितिका भी उसके पास आ गए। बिल्कुल नहीं, इतना कहकर ईशानी एक चिप केकर वहां से निकल गई। वो अपनी दोस्तों को वहां लेकर नहीं जाना चाहती थी, वैसे भी वहां पर सारा माफिया वर्ल्ड मौजूद होगा। उसके जाते देख चारों अपने पैर पटकते हुए रह गए। उन्हें पता था ईशानी कभी उन्हें उस मीटिंग में नहीं लेकर जाएगी, पर वो सब हर बार उसके साथ जाने के लिए जिद करते थे। इमोशनलेस डेविल कहीं की फिक्र करती है पर दिखाती नहीं है, इतना कहकर अनुजा ने अपना मुंह बना लिया। वहीं समीर जिन अपने बालकनी में बैठा था उसने ईशानी को बाहर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया कि ईशानी इतनी रात को कहां जा रही है। उसे ईशानी के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी कि इतनी रात को ईशानी बाहर जा रही है। उसने अपने गार्ड्स को फोन लगाया और उन्हें ईशानी को फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसे ईशानी साफे चाहिए, वो नहीं चाहता था उसकी बह को अब एक खरोच भी आए। वहीं रिहान और अयान ने भी ईशानी को पूरे ब्लैक कपड़ों में बाहर जाते हुए देख लिया था। भाई, ये ईशानी इतनी रात को कहां जा रही है? अयान ने रिहान को देखते हुए चिंता से पूछा। पता नहीं, क्यों ना हम उसे फॉलो करें, रिहान ने अयान से बोला। तो अयान बोला, नहीं भाई, अगर उसने हमें गलत समझ लिया तो। उसकी बात सुनकर रिहा भी सोच में पड़ गया। सच में अगर ईशानी किसी काम से जा रही होगी तो कहीं वो उन दोनों को गलत ना समझ ले। वैसे भी ईशानी उन्हें पहले से ही इतनी गुस्सा है और नफरत करती है, कहीं वो और भी ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। वहीं बाहर जैकी और नकुल कार में ईशानी का वेट कर रहती। जैसे ही ईशानी कार के पास आई, गार्ड ने तुरंत ईशानी के लिए कार का गेट ओपन कर दिया।
CH-110 पीछा क्यों कर रहे थे? द डेविल के आर जैकी की बात सुनकर ईशानी की होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। और मुझे ढूंढने का रीजन क्या है? वो गजेंद्र माथुर। इतना कहकर ईशानी हंसने लगी। वहीं आपने डेविल बॉस को ऐसे शैतान की तरह हंसते देख जैकी और नकुल दोनों की माथे से पसीना बहने लगा। पता नहीं क्या जरूरत पड़ता है दूसरों को जो वो हमारी डेविल बॉस के पीछे पड़कर खुद की मौत को दावत देते हैं। दोनों मन ही मन बस यही सोच रहे थे। वहीं समीर की गार्ड्स जो ईशानी को फॉलो कर रहे थे, पर तभी कुछ कार्स ने ईशानी की कार्स को घेर कर उसकी आगे पीछे चलने लगे। ये देखकर समीर की गार्ड्स जो पीछे आ रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अब वो ईशानी की कार को देख भी नहीं पा रहे थे। ईशानी की कार को देख ना पाने की वजह से वो लोग परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई मिस ईशानी की कार को घेरकर उन पर अटैक करने वाला है, या फिर ये उनकी सिक्योरिटी रीजन की वजह से है। तभी कुछ कार ने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। अब तो वो चाहकर भी ईशानी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन कार्स में से बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म और क्वीन की यूनिक लोगों के साथ कुछ गार्ड्स बाहर निकलकर उनकी कार को घेर लिया। अब वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। पर जैसे ही उनकी नजर उनकी यूनिफॉर्म पर लगे क्वीन लोगों पर गई, वो सारे गार्ड्स डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें, और ना ही उन्हें ये समझ में आ रहा था कि माफिया क्वीन के गार्ड्स ने उन्हें क्यों रोक हुआ है। तभी सामने खड़े गार्ड्स में से एक ने आगे आकर अपनी खतरनाक आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग, किसने भेजा है तुम सबको? वहीं उस गार्ड की बात सुनकर समीर की गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, उन्हें किसाने भेजा है का क्या मतलब है। वो गार्ड एक दूसरे को देखने लगे, जैसे एक दूसरे से ही पूछ रहे हो कि क्या जवाब दे। उन गार्ड्स को ऐसे एक दूसरे को ही देखता पाकर सामान खड़े गार्ड्स को गुस्सा आने लगा। ईशानी के गार्ड्स सारे ज्यादातर माफिया से ही जुड़े हुए थे, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा शर्ट टेम्पर थे। वो अब तक अच्छे तरीके से और शांति से इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनकी बॉस की तीनों दादाजी और चारों फैमिली में से कोई ना कोई हर पल कुछ गार्ड्स को उनकी बॉस को सेफ रखने के लिए उनके पीछे कभी कभी भेज ही देते थे। उन्हें अब भी चुप देखकर अब उन गार्ड्स को भी गुस्सा आ गया। वो उनकी सिर पर गन पॉइंट करके बोले, जल्दी बोलो तुम सब कौन हो और क्यों बॉस के कार का पीछा कर रहे थे। तभी दूसरा गार्ड भी गन पॉइंट करते हुए बोला, इतना पूछने की क्या जरूरत है, इन सबको यही मार डालते हैं। जो भी इन सबका बॉस होगा इनकी डेड बॉडी लेने के लिए तो आएगा ना। वो गार्ड ऐसा बोलकर उनसे सच जानना चाहता था, क्योंकि वो भी अभी यही सोच रहा था कि कहीं ये गार्ड्स देवेंद्र जी, अविनाश जी नहीं तो विश्वंभर जी ने तो यहाँ उनकी बॉस पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा है। वहीं समीर के सारे गार्ड्स उनके मुंह से बॉस सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज थे। वो तो आपने बॉस के कहने पर मिस ईशानी को फॉलो कर रहे थे ताकि वो उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सके। उन्होंने कब माफिया क्वीन की बॉस को फॉलो किया? एक गार्ड हिम्मत करके बोला, हमने कहा आपके बॉस को फॉलो किया, आप सबको जरूर गलतफहमी हो रही है, हम तो हमारे मिस को फॉलो कर रहे थे। उस गार्ड्स की बात सुनकर उन गार्ड्स को भरोसा हो गया कि ये लोग जरूर उनकी बॉस को ही मिस कह रहे हैं। अब वो सब रिलैक्स हो गए। ईशानी की गार्ड्स ने एक दूसरे को इशारा किया, फिर उन गार्ड्स को वहीं छोड़कर कार के पास चले गए और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं उनके जाने के बाद भी समीर के सारे गार्ड्स अभी भी न समझी में उन जाते हुए कार्स की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन के गार्ड्स ने उन्हें क्यों रोका, और रोका था भी तो ऐसे तूफान की तरह चले क्यों गए। सबके सब एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो क्या करे, अब तो वो मिस ईशानी को फॉलो नहीं कर पाए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो अपने बॉस को कैसे बताए। फिर भी बताना तो था ही, इसलिए उनमें से एक गार्ड ने समीर को कॉल करके यहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। वहीं समीर उनकी सारी बातें सुनकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज था। भला माफिया क्वीन को कौन नहीं जानता, जो पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रखने की ताकत रखती है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन की गार्ड्स ने उसकी गार्ड्स को ईशानी को फॉलो करने से क्यों रोका। उसे अब ईशानी के लिए थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो लोग उसकी बहन के पीछे तो नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये सब माफिया के अलग अलग गैंग के बॉस और मेंबर थे। यहाँ पर हर एक गैंग के लोगों में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी थी। वहीं वुल्फ गैंग भी उनमें शामिल था। डैनियल तो बस क्वीन की आने का इंतजार कर रहा था। वो चाहकर भी अभी तक ईशानी को ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए वो जानता था कि आज यहाँ उसकी मुलाकात क्वीन से जरूर होगी। सब किन का भी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ गार्ड्स के साथ आपने डेविल इमोशनलेस ऑरा के साथ मोक्ष अंदर आया। आज भी उसकी फेस पर एक ब्लैक मास्क था जो उसकी पहचान को छिपाने का काम कर रहा था, पर उसका मडस ऑरा और चिल जैसी आंखें जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। उसका ऑरा और प्रेजेंस ही इतनी खतरनाक थी कि हर कोई उसे देखकर पीछे हट गया। कुछ गैंग जो किन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, उन लोगों ने अपना सिर मोक्ष के आगे झुका लिया। मोक्ष आपने इमोशनलेस ऑरा के साथ आकर अपने चेयर पर बैठ गया। वहीं डैनियल गुस्से से मोक्ष को घूर रहा था। क्वीन से भी ज्यादा किंग ने उसे परेशान किया। कई बार किन ने उसकी कॉन्सेंटमेंट ड्रग्स डीलिंग को रोककर बर्बाद कर दिया था। उनकी कई सारी इलीगल बेस को किन ने बर्बाद कर दिया था। पर अभी वो चाहकर भी किंग से बदला नहीं ले सकता था जब तक कि क्वीन उसके साथ ना हो। अगर क्वीन ने उसका साथ दिया तो जरूर इस किंग को हरा सकता है। तभी कुछ गार्ड्स ने उस जगह को घेर लिया और गार्ड्स के बीच से ईशानी अपने कोल्ड ऑरा के साथ चल के आ रही थी। उसे देखते ही कुछ गैंग मेंबर जो उसके साथ काम कर चुके थे वो उठकर खड़े हो गए। ईशानी के पीछे पीछे जैकी और नकुल भी अपने कंपोज्ड ऑरा के साथ चलकर अंदर आ रहे थे। पहले क्वीन ज्यादातर इन अंडरवर्ल्ड की मीटिंग्स अटेंड नहीं करता थी। उसकी जगह हमेशा ही नकुल और जैकी ही इन मीटिंग्स को अटेंड करते थे। इसलिए कुछ गैंग मेंबर तो जैकी और नकुल को क्वीन के पीछे चलते हुए देखने के बाद ही जान पाए कि यही क्वीन है। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि मास्क के पीछे से भी कोई भी बता सकता था कि ये कोई टीनेजर लड़की ही होगी। पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों से ढकी होने के बावजूद भी ईशानी की आंखें और उसकी मॉडल से भी परफेक्ट फिगर सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कुछ लोग अपनी आंखों में डर तो कुछ अपने आंखों में कंफ्यूजन, तो कुछ लोग ईशानी को देखकर खुद को आहें भरने से रोक नहीं पा रहे थे। पर ईशानी की कोल्ड आंखें और ऑरा उन्हें उस पर से नजरें हटाने पर से मजबूर कर रहा था। वहीं डैनियल तो अपनी आंखों में लस्ट लिए ईशानी को देखे जा रहा था। फोटो से तो ज्यादा क्वीन सामने से उसे और भी ज्यादा पागल बना रही थी। वहीं सबकी नजरें अपनी बेबी डॉल के ऊपर देखकर गुस्से से मोक्ष की आंखें लाल हो गई। धीरे धीरे रूम में टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। मोक्ष सबको घूर कर देखने लगा। उसकी एक नजर ही काफी थी लोगों को डराने के लिए। मास्क के अंदर से उसकी लाल आंखें किसी खूनी शैतान की आंख जैसा लग रहा था। उसका ऑरा और लाल आंखें देखकर सबने ईशानी पर से अपनी नजरें हटा ली। किसी को भी अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला डेविल किन के हाथों मरना नहीं था। उनमें से ज्यादातर गैंग किन के साथ बनाकर चलना चाहते थे, पर वहीं उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किन इतने गुस्से में क्यों है। पर उन्हें कौन समझाए कि अगर कोई किन की क्वीन के ऊपर नजर डालेगा तो किन तो गुस्से में होगा ही ना।
वहीं कोई और भी था जिसकी नजरें ईशानी की ग्रे आंखों को बड़े गौर से देख रही थी। वो इंसान किसी राजा की तरह बैठा था और गौर से ईशानी को ही नोटिस किए जा रहा था। क्या हुआ भाई, आप क्वीन को इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसके पास बैठे लड़के ने सवाल किया तो वो लड़का होश में आया और अपनी नजरें उसने ईशानी के ऊपर से हट लिया, पर अभी भी वो जानी पहचानी ग्रे आंखें ही उसकी दिमाग में घूम रहा था। उसे जैसे लग रहा था ये क्वीन उसका अपना हो। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास बैठा लड़का फिर से उसके पास बैठे लड़के को देखते हुए धीरे से बोला, भाई क्वीन की आंखें तो देखो बिल्कुल दादी माँ और डैड की जैसी है। क्वीन की आंखें बिल्कुल उनकी तरह ग्रे है। अगर ये क्वीन नहीं होती तो मैं जरूर ये सोचता कि ये हमारी कोई रिश्तेदार या बहन है। इतना कहकर वो हंस दिया। वहीं वो उसके पास बैठा लड़का जिसे सब अंडरवर्ल्ड में द डेविल के आर के नाम से जानते थे। अगर कहा जाए तो किंग और क्वीन के बाद के आर ही अंडरवर्ल्ड में सबसे ताकतवर और खतरनाक था। वहीं के आर के दिमाग में भी यही चल रहा था। सच में इस लड़की क्वीन की आंखें बिल्कुल उसके दादी माँ और डैड जैसी लग रही थी, कोल्ड और एरोगेंस से भरी आंखें जो सबको अपने सामने झुकाने की ताकत रखता हो। उसने ना चाहते हुए भी ईशानी को एक बार देख फिर अपना सिर झटक दिया। वहीं उसके पास बैठा लड़का तो अभी भी बस ईशानी को देखे जा रहा था। वहीं मोक्ष से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने जगह से उठ गया और ईशानी की तरफ बढ़ गया। बाकी सब किन को उठकर क्वीन की तरफ जाते हुए देखकर कंफ्यूज हो गए। सब सोच रहे थे कि कहीं इन दोनों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है। मोक्ष ईशानी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी हाथ को थम लिया। वहीं पता नहीं क्यों मोक्ष को ईशानी के पास जाते हुए देखकर ना चाहते हुए भी के आर और उसके पास बैठे लड़के को क्वीन के लिए कंसर्न होने लगी। वहीं ईशानी तो अब तक मोक्ष के गुस्से को अच्छी तरह से समझ गई थी। उसे पता उसका हब्बी कितना जेलॉस है उसे लेकर। उसने कुछ नहीं किया, बस मोक्ष के हाथ पकड़कर चुपचाप चलने लगी। मोक्ष ने ईशानी को लेकर अपने पास वाली चेयर पर बैठा दिया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ गया, पर अभी भी उसने ईशानी की हाथ को पकड़ रखा था। उनके बैठने के बाद सब अपने होश में आए। सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था किंग जो एक शैतान और डेविल से भी ज्यादा क्रूएल माना जाता है, वो क्वीन के साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। क्या किंग और क्वीन दोनों रिलेशनशिप में है? सबके मन में बस यही एक सवाल चल रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी किंग से इस बारे में पूछने की। वहीं किंग को क्वीन के इतने पास देखकर और उसकी हाथ को पकड़ते हुए देखकर डैनियल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसके पास बैठा उसका राइट हैंड राजन ने फिर से अपना सिर ही पीट लिया। उसे साज नहीं आ रहा था कि अब वो आपने इस पागल बॉस को कैसे समझाएगा। अगर किंग और क्वीन साथ है तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, और यहाँ तो उसका बॉस क्वीन को पाने की जिद में लगा हुआ था। वहीं क्वीन को रिलैक्स और सेफ देख के आर और उसके पास बैठा लड़का भी रिलैक्स हो गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी को देखकर उन्हें एक अपनेपन वाली फीलिंग क्यों आ रही है, क्यों उन्हें क्वीन को सेफ रखने की इच्छा हो रही है। सबको उन दोनों की तरफ देखता पाकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई। उसने अपने पास खड़े राइट हैंड को कुछ इशारा किया तो उसका राइट हैंड राघव ने सबको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला। राघव की तेज आवाज से सब होश में आए। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्वीन की तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब जब उन सबको पता चल गया था कि किंग और क्वीन एक साथ है तो उन सबको जो भी बोलना होगा सोच समझकर बोलना होगा, वरना वो सब जानते थे ये दोनों पावरफुल अलायंस मिलकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उनका नामो निशान ही मिटा देंगे। CH-111 के आर कबीर रायचंद, आरती बुआ की बेटी। आज सबको बहुत बड़ा शॉक लगा था। माफिया वर्ल्ड की सबसे दो पावरफुल लोगों को साथ देखकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। किंग और क्वीन जब तक साथ में है तब तक कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। डैनियल का तो गुस्से में बुरा हाल था। उसने तो सोचा था वो क्वीन को अपने साथ आने पर मजबूर कर देगा, और एक बार अगर क्वीन उसके साथ आ गई तो वो किन को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद उसका जगह ले लेगा। पर अब तो वो किन के साथ है, वो कैसे भी करके बस क्वीन को पाना चाहता था। क्वीन को देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा ही उसका दीवाना हो गया था। तभी एक गैंग मेंबर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, किन क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों आपने हमारे कॉन्सेंटमेंट को रोक रखा है? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई। वो उस इंसान को अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, लगता है तुम रूल्स भूल रहे हो। मोक्ष की बात सुनकर वो इंसान चुप हो गया। उसे पता था कि उसने गलत लोगों से गलत कॉन्सेंटमेंट की डील किया है, और किंग का रूल था कि ड्रग्स और लड़कियों का अपनी बिजनेस में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ऐसा कोई नहीं था जिसे अंडरवर्ल्ड में किंग और क्वीन का डर नहीं था, पर वो सब अपने काम अपने तरीके से करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सारी कॉन्सेंटमेंट बर्बाद हो जाए। वो गैंग मेंबर कुछ बिना बोले अपनी जगह पर बैठ गया। मीटिंग में बड़े बड़े वेपन डीलिंग और जेड डायमंड की भी डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहीं के आर बस एक टक ईशानी की आंखों को देखे जा रहा था। वहीं ये बात मोक्ष ने भी नोटिस कर लिया था, पर वो इस वक्त चुप था क्योंकि काफी सालों से वो के आर को जनता था। उसे जितना के आर के बारे में पता था उस हिसाब से के आर ऐसा इंसान नहीं था, और ना ही वो कभी कोई गलत काम करता था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चला गया। वहीं डैनियल गुस्से में उन्हें घूरते हुए रजत के साथ वहां से चला गया। वहीं मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर बाहर जा रहा था, तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, हेलो किंग। ये आवाज सुनकर मोक्ष के कदम रुक गए। वहीं ईशानी भी अपनी जगह पर रुक गई। तभी के आर आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसके पास बैठा हुआ दूसरा लड़का भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी ब्राइट आंखें मोक्ष और ईशानी के ऊपर टिकी हुई थी। के आर को अपने सामने खड़ा देख मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो अपनी इमोशनलेस लेजी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। ईशानी भी कंफ्यूजन से के आर को देख रही थी। इससे पहले के आर से उसका सामना नहीं हुआ था, पर जितना उसे पता था कि के आर कभी बिना वजह किसी से नहीं उलझता था, और ना ही ऐसा कोई इलीगल काम करता था जिस वजह से उसका सामना उससे होता। के आर ईशानी की तरफ देखकर बोला, तो आप है क्वीन, क्या हम कहीं पर बात कर सकते हैं? के आर की रिक्वेस्ट सुनकर ईशानी कंफ्यूज हो गई, पर उसे इस इंसान से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। आप क्या कहते हैं मिस्टर किंग उर्फ मिस्टर मोक्ष राजवंश? के आर ने मोक्ष को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई, पर मोक्ष को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। तो चारों वहां पर बने एक प्राइवेट रूम में चले गए। वहीं नकुल और जैकी और राघव बाहर रह गए। जैकी नकुल को देखते हुए बोला, अरे नकुल भाई, ये के आर क्या बात करना चाहता है हमारी बॉस से? मुझे तो उस पर डाउट हो रहा है। मेरे हॉल में मीटिंग के वक्त नोटिस किया था ये के आर और उसके साथ जो लड़का था वो दोनों ही बार बार हमारी बॉस की तरफ ही देख रही थी। उसकी बात सुनकर नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी राघव बोला, डोंट वरी, बॉस है ना लेडी बॉस के साथ, उन्हें पहले बात तो करने दो। उसकी बात सुनकर जैकी उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है जीजू? है तो क्या मैं अपनी ईशानी बॉस की फीका भी ना करूं?
जैकी की बात सुनकर राघव हक्का बक्का रह गया। ये लड़का उसके हर बात को गलत वे में क्यों ले रहा है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि बॉस है तो वो लेडी बॉस को जरूर सेफ रखेंगे और ये उस पर ही गुस्सा कर रहा है। राघव समझ गया कि इस लड़के से बात करना मतलब दीवार पर सिर मारना एक बराबर ही है। उसने आपने सिर झटका और फोन में देखते हुए बोला, मुझे किसी से बात करना है। इतना कहकर आपने फोन में देखते हुए वो दूसरी ओर चला गया। वहीं नकुल को बहुत हंसी आ रही थी राघव के बहाने पर, क्योंकि उसे पता था जैकी के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। वो प्राइवेटी रूम में मोक्ष सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया और ईशानी की हाथ पकड़कर भी उसने अपने पास ही बैठा लिया। के आर और उसके साथ खड़ा लड़का भी उनके सामने ही बैठ गए। ईशानी के आर की तरफ देखकर बोली, तो बोलिए मिस्टर के आर, आई मीन मिस्टर कबीर रायचंद। ईशानी की मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर कबीर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जब से उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था तब से कोई भी उसकी असली नाम नहीं जानता था और ही कोई जानता था कि वो कैसा दिखता है। इसलिए उसे हैरानी हो रही थी कि क्वीन को उसके नाम के बारे में कैसे पता। वो किंग मतलब मोक्ष के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि मोक्ष के साथ उसने कई बार बिजनेस डील किया था, इसलिए उसे पता था कि मोक्ष ही किंग है। और मोक्ष भी ये बात अच्छे से जानता था कि वो कबीर रायचंद है। तो क्या मोक्ष ने ही ईशानी को इस बारे में बताया होगा? वहीं मोक्ष ने अपनी बेबी डॉल को देखकर मन ही मन सोचा, मेरी बेबी डॉल को सबके बारे में खबर रहती है। ईशानी को केआर का नाम इसलिए पता था क्योंकि यहाँ आने से पहले आज जो भी यहाँ आने वाले थे उसने नकुल को कहकर सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था, पर के आर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में नकुल को बहुत परेशानी हुई थी। तभी के आर ने अपने फेस से मास्क उतार दिया और अपनी ब्राइट क्लियर आंखों से ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, अब जब आपको पता है कि मैं कौन हूं तो इस मास्क की क्या जरूरत? कबीर की हैंडसम फेस शार्प फेशियल फीचर बहुत अट्रैक्टिव था। अगर ईशानी की जगह कोई और होता तो वो एक बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। वहीं उसके पास खड़ा लड़का हैरान हो गया कि उसका भाई किसी के सामने खुद को एक पोज कर रहा है। उसने कबीर के कान के पास जाकर धीरे से बोला, भाई क्या मैं भी अपना मास्क उतार दूं ताकि ये मेरी हैंडसम फेस को देख पाए? उसकी बात सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो वो लड़का अपने भाई की गुस्से भरी आंख देखकर चुप हो गया और नाराजगी से अपना मुंह फूला लिया। वहीं मोक्ष और ईशानी को भी उस लड़के की बात सुनाई दे रही थी। ईशानी को तो उसके बात सुनकर हंसी आ रही थी, उसे वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी कबीर बोला, क्वीन क्या आप अपने फेस से मास्क हटा सकती है? कबीर की बात सुनकर ईशानी चौंक गई। वहीं मोक्ष को गुस्सा आ गया, क्या ये लड़का मारना चाहता है जो ये उसकी बेबी डॉल को अपनी चेहरा दिखाने को बोल रहा है? ईशानी को आपने बात सुनकर हैरान और मोक्ष को इतने गुस्से में देखकर कबीर अपनी क्लियर आंखों से उन्हें देखते हुए बोला, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तभी उसके पास बैठा लड़का जो कोई और नहीं कबीर रायचंद का छोटा भाई अबीर रायचंद था, वो आपने फेस से मास्क हटाते हुए बोला, भाई आप क्वीन को क्यों देखना चाहते हैं? कहीं आपको वो अच्छी तो नहीं लगने लगी है? पर आप ऐसे कैसे मेरी होने वाली भाभी को रिप्लेस कर सकते हो? उसकी बात सुनकर कबीर उसे घूर कर देखते हुए बोला, शट अप। वहीं ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कबीर रायचंद उसकी चेहरा क्यों देखना चाहता है। वहीं मोक्ष को गुस्से में देखकर उसने मोक्ष की हाथ को पकड़ लिया और उसे नामे अपनी गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। अपनी बेबी डॉल की इशारा को समझकर मोक्ष ने अपने गुस्से को दबा दिया। अगर इस वक्त कबीर रायचंद की जगह कोई और होता तो मोक्ष अब तक उसे शमशान पहुंचा चुका होता। ईशानी ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। ईशानी को देखते ही अबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं कबीर भी एक टक बस ईशानी को देखने लगा। साबिर थोड़ा जोर से बोला, भाई इनकी सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि इनका चेहरा भी कुछ कुछ डैड और दादी माँ से मिलता है ना? इतना कहकर वो अपनी आंखों में एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन लिए ईशानी को देखने और मन ही मन सोचना लगा, सच में क्वीन की असली चेहरा कितनी खूबसूरत और इनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड। वहीं ईशानी को अबीर की बातें समझ नहीं आई कि ये उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तभी कबीर ईशानी को देखते हुए पूछा, क्या आप अपना पूरा नाम मुझे बता सकती है? उसका ये सवाल सुन ईशानी ने अपनी कोल्ड आंखों के साथ उसे देखते हुए बोली, ईशानी मेहरा। तभी कबीर कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या आपकी मोम की नेम आरती मेहरा है? उसके मुंह से आरती मेहरा नाम सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वहीं मोक्ष की आंखें भी छोटी हो गई। फिर भी ईशानी ने बिना किसी झिझक के बोली, यस मिस्टर रायचंद, उनका नाम आरती मेहरा है। तो क्या आप मेरे साथ यही बात करना चाहते थे? कबीर और अबीर ईशानी के मुंह से आरती मेहरा नाम सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। कबीर ने मन ही मन सोचा, तो मैंने जो सोचा था वो सच है, ये आरती बुआ जी की बेटी है। वहीं अबीर मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता, जितना मैंने सुना था उनकी बेटी की नाम तो प्रिया था ना। सॉरी फ्रेंड्स, आज छोटा सा चैप्टर ही दिया है क्योंकि आज मेरा चेकअप करवाना है CH-112। अबीर की हरकतें, तुम हमारी बहन हो। अबीर के साथ साथ कबीर भी थोड़ा कंफ्यूज था। भले ही कई सालों पहले उनकी फैमिली से उनका रिश्ता टूट गया था, पर जितना उसे याद था उस लड़की का नाम प्रिया थी जो उनकी बुआ की बेटी थी और वो तो उसे एक बार देख भी था बचपन के, वो इतनी खूबसूरत भी तो नहीं थी। वहीं ईशानी भी आपने आंखें छोटी किए उन दोनों भाई को देख रही थी। अबीर तो कभी आपने भाई को देखता तो कभी ईशानी को। कबीर मन ही मन सोच रहा था, क्या एक नाम की दो इंसान होंगे या फिर ये सच में आरती बुआ जी की ही बेटी है? पर अगर ऐसा है भी कि एक आरती मेहरा नाम की दो इंसान हो, पर ईशानी की आंखें और फेशियल फीचर तो बिल्कुल उसकी दादी माँ और डैड से मिलती है, ये बात तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना? कबीर आगे कुछ पूछता उससे पहले अबीर खुशी से झूमते हुए जाकर ईशानी के पास बैठकर उसकी दूसरे हाथ को पकड़ लिया। वहीं अबीर को ईशानी की हाथ पकड़ते हुए देखकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं ईशानी जिसको किसी की भी हाथ पकड़ना पसंद नहीं था, पर अबीर की उसकी हाथ पकड़ने के बाद भी उसे कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर वो अपनी आंखें छोटी करके अबीर को घूरने लगी। वहीं उसे मोक्ष के गुस्से का भी अंदाजा हो रहा था। वो अपनी पकड़ मोक्ष की हाथ पर कसते हुए अबीर को देखते हुए कुछ बोलती। उससे पहले अबीर जिसे ईशानी और मोक्ष के इस तरह घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो ये जानकर कि ईशानी उसकी बहन है खुशी और एक्साइटमेंट से झूम रहा था। वो उसी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ ईशानी को प्यार से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम मेरी बहन हो, आरती बुआ जी की बेटी, तभी तो तुम इतनी खूबसूरत हो, और देखो तो तुम्हारी आंखें भी दादी माँ और डैड की तरह बिल्कुल ग्रे है। तू कितनी क्यूट हो मेरी प्यारी सी सिस्टर, तुम बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही हो। मुझे तो हमेशा से बहन चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी परी जैसी, पर मेरी कोई बहन नहीं थी, और जितनी बार भी मैं तुमसे मिलने को कहता था तो डैड मना कर देते थे। इतना कहकर वो उदास हो गया जैसे किसी ने उसकी फेवरेट टॉय छीन लिया हो और वो बहुत दुखी हो। वहीं ईशानी तो उसकी नॉनस्टॉप बातें सुनकर हैरान था। वहीं मोक्ष भी अपनी आंखें छोटी करके अबीर को ही घूरे जा रहा था।
वहीं कबीर ने तो आपने बेवकूफ भाई की बातें सुनकर अपना सिर ही पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका ये भाई हमेशा हर चीज के लिए इतना उतावला क्यों रहता है। अभी तक तो कंफर्म भी नहीं हुआ है कि यही लड़की उनकी बुआ की बेटी है, और उससे पहले ही उसके भाई ने अपनी बहन पुराण लेकर बैठ गया। तभी अबीर फिर से खुशी से चहकते हुए बोला, पर अब तो तुम मेरे साथ रहेगी ना। फिर उसकी गाल को खींचते हुए बोला, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल डॉल की तरह। फिर उसकी बलों में हाथ फेरते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन तुम कितनी मासूम हो। पर डोंट वरी, तुम्हारा ये भाई है ना, आज से मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। वहीं ईशानी, जिसे किसी का टच करना पसंद नहीं था, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो हैरानी से अबीर को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़का क्या बोले जा रहा है। उसे पता है ना कि वो पूरे अंडरवर्ल्ड में राज करने वाली माफिया क्वीन है, तो फिर उसे उसकी प्रोटेक्शन की भला क्या जरूरत है। पर वो चाहकर भी अबीर को कुछ बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों उसकी छुअन से ईशानी को कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि उसे अबीर से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी। और तो और अबीर इतनी खुशी और अपनेपन से उसे बहन बोल रहा था कि ईशानी छहकर भी उसे रोक भी नहीं पा रही थी। तभी कबीर ने अबीर को पीछे खींच लिया और उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुम उसे डरा दोगे। आपने भाई की बात सुनकर अबीर नाराज हो गया। वो अपने भाई से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं कहाँ उसे डरा रहा हूँ। वो तो मेरी प्यारी बहन है ना, और मैं कितनी क्यूट और मासूम भी तो हूँ। भला मुझे देखकर मेरी बहन क्यों डरेगी, उल्टा वो तो आपको देखकर डर जाएगी, क्योंकि आप ही हो जो सबको डेविल की तरह गुस्से में घंटे हो। वहीं ईशानी के साथ मोक्ष भी हैरान था। अबीर की बातों से तो वो पहले से ही हेरा थे, पर कबीर ने जब बोला कि अबीर ईशानी को डरा देगा, तब तो वो दोनों और भी हैरान हो गए। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कोई भी आकर उसे डरा देगा। अबीर फिर से ईशानी के पास बैठते हुए बोला, क्यों, मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी बहन। मैं तो बहुत प्यारा हूं, तुम अपने भाई को देख क्यों डरोगी। इतना कहकर वो अपनी आंखों को मासूमियत से झपकाने लगा। ईशानी को आज पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि अबीर बड़ी मासूमियत से उससे बात कर रहा था। तभी मोक्ष, जो अब तक ईशानी की वजह से कामों था, जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ईशानी को और भी अपने पास खींच लिया और अबीर की हाथ को ईशानी की हाथ से छुड़ाकर झटकते हुए बोला, अपने हाथ को मेरी बीबी से दूर रखो। अबीर तो पहले मोक्ष के उस तरह खुद की बहन से दूर करके हाथ झटकने से गुस्सा आ गया, पर मोक्ष के मुंह आपने अभी मिली हुई बहन के लिए बीबी सुनकर वो हैरान हो गया। वहीं मोक्ष की बात सुनकर तो कबीर भी हैरान हो गया। क्या ये दोनों सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हस्बैंड वाइफ है। अबीर चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरी बहन की शादी हो गई है। फिर ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस्टर मोक्ष राजवंश ने तुमसे जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करके शादी किया है। बताओ मुझे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं इन्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। वहीं उसके इस तरह से देखने मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी वो अपनी लेजी और कोल्ड आंखों से कबीर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारा भाई यहाँ से सही सलामत बाहर जाना नहीं चाहता है। उसकी बात सुनकर कबीर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहीं अबीर गुस्से और नाराजगी से मोक्ष को देखते हुए बोला, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। एक तो आपने मेरी भोली भाली मासूम बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लिया, और अब मुझे धमकी दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष और ईशानी दोनों हैरान हो गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा, मासूम और मेरी बेबी डॉल। उसे 2 साल पहले की रात याद आ गई जब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। तब ईशानी ने 100 के आसपास के गुंडों को अकेले ही मार गिराया। उसे तो अबीर पर हंसी आ रही थी। वहीं यही बात ईशानी भी सोच रही थी कि वो किस एंगल से इस लड़के को मासूम और भोली भाली लग रही है। तभी कबीर ने अबीर को पीछे खींच लिया। फिर वो ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, आप मेहरा फैमिली की बेटी है, मतलब सुकेत मेहरा और आरती मेहरा की बेटी। कबीर बास एक और बार कंफर्म हो जाना चाहता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे तो उसे पता था कि इन दिनों का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, और ये मिस्टर मेहरा और मिसेस मेहरा को भी जन है, तो इसका मतलब तो यही है कि अबीर की बात सच है। और हो सकता है ये दोनों उसके रिलेटिव हो, पर इनके बारे में तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और ना ही उसने आरती मेहरा की फैमिली के बारे में कुछ सुना था। उसने पिछले जन्म में भी कभी अपने बायोलॉजिकल माँ की फैमिली के बारे में नहीं सुना था। वहीं कबीर और अबीर तो ईशानी की हाँ सुनकर खुश हो गए। दोनों को ईशानी को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कबीर की एरोगेंट चेहरे पर ईशानी की बात सुनकर एक स्माइल आ गई। इसका मतलब उसने जो सोचा था बिल्कुल सच है, ये उसकी बहन ही है। ईशानी चुपचाप अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी के साथ बैठी उन दोनों भाइयों को देख रही थी। वहीं मोक्ष भी समझ गया था कि शायद ये लोग ईशानी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अच्छे से जानते हैं। तभी कबीर ईशानी की असमंजस वाले चेहरे को देखकर बोला, शायद तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारी मोम रायचंद फैमिली की बेटी है, हमारी बुआ, तो इस हिसाब से तुम हमारी बहन हो। ये कहते हुए उसने ईशानी के सिर पर प्यार से हाथ फेर लिया। वहीं ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये दोनों भाई बार बार उसकी बाल को सहला रहे हैं। वहीं अबीर भी खुशी से बोला, मुझे तो तुम्हारी आंखें देखकर ही लग रहा था कि तुम मेरी आपनी हो। इतना कहकर जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाया ईशानी की सर को सहलाने के लिए, उससे पहले कि उसके हाथ ईशानी की बालों में लगते, मोक्ष ने गुस्से में उसकी हाथ को पकड़कर झटक दिया और गुस्से से अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, अपना ये हाथ मेरी बीबी से दूर रखो, वरना अगली बार ये नीचे पड़ा मिले। मोक्ष की बात सुनकर एक पल के लिए अबीर डर गया। फिर मोक्ष को देखकर गुस्से और नाराजगी से बोला, और मुझे अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहने वाले तुम होते कौन हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वो इस लड़के को अभी इसी वक्त बाहर फेंक देना चाहता था। वहीं मोक्ष को खुद को घूरते हुए देखकर अबीर ने उससे नजरें फेर लिया। तभी उसे याद आया कि ये ईशानी की हस्बैंड है। इसका मतलब मोक्ष राजवंश, जो डेविल और क्रूएल किंग के नाम से जाना जाता है, वो अब उसका जीजा है। ये सोचते हुए वो लाचारगी से ईशानी की तरफ देखने लगा। बड़ी ईशानी कबीर की तरफ देखकर बोली, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सच हो मिस्टर रायचंद। आरती मेहरा आपकी बुआ हो सकती है, और आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरी मेहरा फैमिली में मेरी दादा दादी के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी की बात सुनकर दो भाई हैरान हो गए। इसका क्या मतलब है कि ईशानी का मेहरा फैमिली से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में समीर अभी तक सोया नहीं था। उसे ईशानी की चिंता हो रही थी। उसे अपने गार्ड्स पर भी गुस्सा आ रहा था। वहीं उसके मन में एक और बात भी चल रही थी कि क्वीन के गार्ड्स ने उसके गार्ड्स को क्यों रोका। क्या वो लोग उसकी बहन के पीछे पड़े हैं या फिर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। अगर वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हो तब तो अच्छी बात है। वहीं सुकेत जी और आरती जी के कमरे में, जैसे सुकेत जी स्टडी रूम से बाहर आए, उन्होंने आरती जी को देख जो कमरे में इधर उधर हो रहे थे। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? सुकेत जी ने उनके पास आकर पूछा।
आरती जी सुकेत जी को देख बोली, मैं ईशानी के बारे में सोच रही हूँ। वो कितनी सक्सेसफुल है मुझे उस बात की खुशी है, पर वो बहुत बदल गई है इन सालों में। मैं मानती हूँ कि हम सबकी गलत है, हम सब ने बहुत बड़ी गलती किया है। प्रिया की ख्याल रखते रखते हम ये भूल ही गए कि ईशानी हमारी खुद की बेटी है, हमारी अंश, हमारा खून। क्या वो एक मौका नहीं दे सकती हम सबको? ये कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। सुकेत जी ने आरती जी को बेड पर बिठाते हुए बोले, ये हमारे कर्मों का फल है जो अभी हमें मिल रही है। जब वो यहाँ अपने मन में ढेर सारा प्यार लिए हमारे पास आई थी तब हम सब ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। और अब उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसके दिल में हम सब के लिए कोई प्यार बचा है। पर आपने भी तो अभी तक उसे मनाने की कोशिश नहीं किया। इतना कहकर सुकेत जी रुक गए, क्योंकि वो जानते थे कि ईशानी अब उनसे नफरत करती है। वहीं प्रिया जो उनकी रूम की बाहर खड़ी थी वो आपने मोम डैड की बातें सुनकर गुस्से में पैर पटकते हुए